अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, नेक तमन्नाएं, बहुत सारी दुआएं और आज के दिन का आगाज़ कुछ नई बातों के साथ। आज के दिन का आगाज़ मैं उस बात से करूंगा जो बात आजकल मैं हर किसी से सुन रहा हूं, और वो बात ये है कि जनाब तालीम और तरबियत ये एक ऐसा टर्म है, ये एक ऐसी इस्तिलाह है जिसके बारे में आप बहुत सारी बातें सुनते हैं, लोग बहुत सारे तबसरे करते हैं। और हम जब तालीम की बात करते हैं ना, तो तालीम वही होती है कि जब आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी इंस्टीट्यूशन से अपना एक कोर्स कंप्लीट करके वहाँ से डिग्री लेते हैं और फारिग तहसील होते हैं। तो आजकल कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हम कह सकते हैं कि जनाब वो ये कहते हैं कि ये तालीम जो है आजकल की तालीम में वो बात नहीं है, ये अधूरी है। तालीम तो है मगर तरबियत नहीं है। ये बात जब मैं सुनता हूँ ना कि तालीम है तरबियत नहीं है, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जनाब ये तालीम है तरबियत नहीं है, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि तरबियत बज़ाते ख़ुद तालीम का एक बड़ा अहम जुज़ है, ये तालीम का ही एक जुज़ है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं हैं। अगर आप तालीम याफ्ता हैं तो आपके अंदर तरबियत भी होगी। हमने माजी में ऐसी बहुत सारी मिसालें देखी हैं, बहुत सारे इस्लामी स्कॉलर्स देखे हैं, बहुत सारे ऐसे जो है वो नामवर शख्सियात देखी हैं जिनकी तालीम का जो लेवल है वो फ़ी ज़माना अगर हम बात करें तो इतना कोई हाई नहीं था। कोई इन्होंने PhDs नहीं किए हुए थे, कोई डबल ट्रिपल मास्टर्स नहीं किए हुए थे, एक सतह तक तालीम हासिल की थी और उसके बाद भी उन्होंने अपने शोबे में रहते हुए ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए जो आज भी याद रखे जाते हैं। तो उन तमाम तर लोगों से गुजारिश जो तालीम और तरबियत को अलग करते हैं, आप तालीम और तरबियत को एक जानें और उस पर काम करें, अपने बच्चों की तालीम पर काम करें ताकि वो आने वाले मुस्तक़बिल में एक अच्छा मुआशरे का फ़र्द बन सकें। ये वो तारुफ़ था जो आज हमने अपने शो में कराया और इस टॉपिक के ऊपर हम तफसील में मज़ीद बात करेंगे, मगर सबसे पहले मैं आपको सुनाता चलूँ और आपके साथ शेयर करता चलूँ कराची की कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें। और उनमें सर फहरिस्त मेरे सामने कल रात होने वाली एक ख़बर सामने आई, कल रात होने वाला एक वाक़या कि जब अचानक से लोगों में कुछ जनाब बेचैनी पाई गई और देखा कि ट्रैफिक जैम होना शुरू हो रहा है, दुकानें बंद होना शुरू हो रही हैं। और सबसे पहले हमने देखा FTC के करीब एहतिजाज हुआ, ट्रैफिक जैम हुआ और ये तमाम तर एहतिजाज और ट्रैफिक जैम की वजह जो है वो वकला हजरात बने थे, वो एहतिजाज कर रहे थे, सरापा एहतिजाज थे। और हुआ ये कि दोनों ट्रैक शार फैसल के वहाँ पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई थी और नामालूम अफराद ने टायर वगैरह भी जला दिए थे, नज़र आतिश कर दिए थे। एक अजीब कैफियत कराची में दोबारा नज़र आना शुरू हो गई थी। ज़राए के मुताबिक वकला की जानिब से महमूदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज ना करने से पहले मेन कोरंगी रोड से दोपहर 3 बजे एहतजाज शुरू किया गया, जो बाद FTC के करीब मुंतकिल हो गया। यानी कि ये मामला पूरे दिन से तूल पकड़ रहा था। ट्रैफिक जैम के बायस शार फैसल, FTC, क़य्यूमाबाद, चौरंगी, शहीद मिल्लत फ्लाईओवर, बलोच कॉलोनी, एक्सप्रेस वे और मुख्तलिफ़ इलाकों में जो ट्रैफिक की रवानी है वो शदीद मुतासिर हुआ। अच्छा, ये बड़े अहम सड़कें, बड़ी अहम इलाके हैं, ट्रैफिक का बहुत फ़्लो होता है, ख़ास तौर पर जो दफातर आने जाने का वक्त होता है, तो वैसे ही यहाँ पर ट्रैफिक का एक हमें फ़्लो दिखाई देता है। वकला बरादरी की जानिब से एक वकील को अहल खाना समेत तशद्दुद का निशाना बनाने पर महमूदाबाद थाने से रुजू किया गया था और मुकदमे में देर हुई तो उस पर फिर एहतिजाज हुआ। एक ही खबर ये थी जो कल कराची वालों ने देखी। उसके बाद दूसरी खबर जो मेरे सामने आई है, ज़रा वो भी मैं आपसे शेयर करूँ, और वो खबर है हमारी तालीम से। जो तारुफ मैंने करवाया, जो इंट्रो दिया, उसी तालीम के हवाले से ये ख़बर है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में दरसी निज़ाम निसाबी किताबों की छपाई ताख़ीर का शिकार, और ये ताख़ीर का शिकार हुए अब काफ़ी दिन गुजर गए हैं। हमने इसके ऊपर शो भी किया था, बारहा इसके ऊपर ख़बरें भी चली हैं, मगर आज दोबारा ये ख़बर हेडलाइन बनकर मेरे सामने आई है। और जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसमें मेगा करप्शन स्कैंडल, चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड अब्दुल अलीम लाशारी का तबादला किया गया और लाशारी साहब पर एक और खुसूसी नवाजिश, कुछ इस तरीके से भी ज़राए ख़बरें बता रहे हैं कि कुछ नवाजिशें भी हुई हैं। सेक्रेटरी खेल और नौजवान उमूर तैनात कर दिया गया है उन्हें, अब्दुल अलीम लाशारी साहब को। सेक्रेटरी खेल और नौजवान
नौजवानान उमूर जलालुद्दीन महर को ओहदे से फारिग कर दिया गया है, जिनकी जगह आपको लाया गया है। और ये तमाम तर चीज़ें हैं जिस पर हम मज़ीद बात करेंगे कि क्यों भाई ये इतनी अगर बच्चों को किताबें ही नहीं मिलेंगी, निसाब नहीं मिलेगा, तो वो कैसे अपने साल की तैयारी करेंगे, तो ये क्यों ताख़िर हुई है, हम इसको भी देखेंगे। गैर कानूनी पार्किंग दर्द सर है हम लोगों का, कराची वालों का, और इसमें फ़ीस वसूल करने वालों के ख़िलाफ़ अब बल्दिया उज़्मा कराची इन एक्शन। ये ख़बर बड़ी, इस पर तबसरा होगा कि अब बल्दिया उज़्मा कराची इन एक्शन आ गया है। तो गैर कानूनी तौर पर वैले पार्किंग जो हमने, अच्छा ये वैले पार्किंग पर इतना काम पहले नहीं हो रहा था, पर अभी हमने देखा कि जो ख़ास तौर पर शादी हॉल्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, उनके बाहर वैले का एक डेस्क लगा होता है और उनके 2-3 लोग खड़े होते हैं। जब आप अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं तो वो आपसे आपकी गाड़ी की चाबी लेते हैं और फिर उसे किसी पार्किंग लॉट में नहीं बल्कि उसी शादी हॉल की सड़क पर जहां उन्हें मुनासिब जगह नज़र आती है वहां वो खड़ी कर देते हैं और उसका ख्याल भी रखते हैं। जब आप वापस आते हैं तो कुछ पैसों के एवज़ आपको वो गाड़ी वापस कर दी जाती है। तो इस हवाले से कुछ बल्दिया उज़्मा कराची एक्शन में आया और वो कहते हैं कि हमने गैर रजिस्टर्ड वैले पार्किंग फ़ीस वसूल करने वाली कंपनियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन के बाद बहुत शादी हॉल्स और बैंक्वेट के मालिकान ने रुजू करना शुरू कर दिया है। सिटी कौंसिल से वैले पार्किंग की वसूली से मुतालिक करारदाद मंजूर हुई थी। सीनियर डायरेक्टर चार्ज्ड पार्किंग का ये कहना है और शहर से गैर कानूनी पार्किंग खात्मे जल्द बड़े ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा। सीनियर डायरेक्टर नबील बरोज साहब ये कहते हैं। अच्छा, एक्सपो सेंटर पर हमने कल भी बात की थी कि वहाँ पर 5वां जो टेक्सपो है उसका आगाज़ कर दिया गया है और 3 दिन का था ये टेक्सपो, 3 दिन का है। तो कल पहला दिन था, आज इसका दूसरा दिन है। मुल्क की नामवर शख्सियात और सियासी, समाजी, शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाली, सनतों से ताल्लुक़ रखने वाले शहर के बड़े लोग इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात कि जनाब 500 से ज़ायद डेलीगेशंस उन्होंने भी हिस्सा लिया है और 80 करोड़ 50 लाख डॉलर का ज़रिए मुबादला कमाया जाने का इम्कान है। इतने के मुआहिदे होंगे, इसमें कुछ इजाफा, कुछ कमी बेशी हो सकती है। ये ख़बरें आपके साथ हैं और इसके साथ एक ख़बर और है और वो ख़बर है जनाब के निजी गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट्स अब नहीं चलेंगी। ये क्या मामला है? सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन क्रैकडाउन के अहकाम जारी कर दिए हैं आपने और आप कहते हैं कि महकमा एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल ने सालाना टैक्स महसूलात का 34% 3 माह 23 दिन में हासिल कर लिया है। सिंध के सीनियर वज़ीर कहते हैं कि जनाब टैक्स टारगेट्स बढ़ाने और टैक्स वसूलियाँ तेज़ करने के अहकाम जारी किए जाएंगे और निज़ाम के बाद गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र की सहूलत भी घर बैठे देने का फ़ैसला किया गया है। अच्छा, ये तमाम तर चीज़ें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि अब जो सीनियर वज़ीर हैं शर्जील इनाम मेमन, उनका ये स्टेटमेंट आया था कि हमने जो अभी हमारा एक मतलूबा टारगेट था उसे कंप्लीट किया है और अब आने वाले मज़ीद टारगेट्स हम करीब कंप्लीट करेंगे। उसके लिए हमें मुख्तलिफ इक़दामात उठाने पड़ेंगे। उसी हवाले से नंबर प्लेट्स और रजिस्ट्रेशन के भी मामलात सामने आए हैं। और जनाब क्रिकेट की बारी आ गई है और क्रिकेट की बारी में दिलचस्पी यूँ है कि दूसरा टेस्ट मैच जो इंग्लैंड बमुकाबला पाकिस्तान की सीरीज़ चल रही है, जिसमें पाकिस्तान ने बदकिस्मती से पहला टेस्ट मैच लूज़ कर दिया था, उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच उसमें बेहतरीन कमबैक किया। स्पिनर्स ने ऐसा स्पिन का जादू जगाया कि जनाब 20 की 20 विकेट ले डाली और अब तीसरे टेस्ट मैच का सबको इंतज़ार है और वो आज से शुरू होगा। इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और फैसला कुन टेस्ट मैच है, रावलपिंडी में ये होगा और जनाब देखा जाएगा कि आज का टेस्ट मैच का पहला दिन वो कैसा रहता है, ख़ास तौर पे हमारी कौमी टीम वो कैसा खेल पेश कर पाती है। मैच के लिए दोनों टीमों ने भरपूर तैयारियां कर रखी हैं। पिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों ने ट्रेनिंग भी की है, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस भी हस्ब मामूल की। आखिरी टेस्ट के लिए पिच खास तवज्जो का मरकज़ बन गई है। लास्ट मैच में भी पिच बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी तमाम उन तज्ज़ियाकारों का, तमाम तबसरा करने वालों का, तमाम क्रिकेटिंग जो है वो माहिरीन का, जो क्रिकेट पर बात करते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आज हम अपने शो में बात करेंगे।
बात करेंगे कैसे? बात करेंगे अपने सीनियर रिपोर्टर्स, अपने मेहमानों से। मेरी मुराद मिराज अख्तर साहब से, मेरी मुराद खुर्शीद रहमानी साहब से है कि जो हमारे साथ बनते हैं और इन खबर की जो असल खबर होती है वो हमसे शेयर करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू कर लेता हूँ ये निजी गाड़ियों के मामले से। मिराज अख्तर साहब के नंबर प्लेट्स, सरकारी गाड़ी जो सरकारी नंबर प्लेट्स है वो अब निजी गाड़ियों पे नहीं चलेगी, और 34% जो टैक्स है वो 3 माह में वसूल कर लिया गया है। और शर्जील इनाम मेमन साहब कहते हैं कि अब टैक्स टारगेट्स बढ़ाने और टैक्स वसूलियाँ तेज़ करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र की सहूलत घर बैठे भी दी जाएगी। वो एक उन्होंने नया तरीक़ाकार भी वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह मुतारिफ़ कराया कि अगर आपको नंबर प्लेट अपनी मर्ज़ी की चाहिए तो उसके लिए ऑक्शन होता है। ये सारे स्टेप लिए जा रहे हैं, कैसा देखते हैं, क्या कहते हैं इस मामले पर आप? देखिए जी, बहुत अच्छी बात है। स्टेप्स तो अच्छे लिए जा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, हम मॉडर्न दौर में दाखिल करने की हमें कोशिश की जा रही है, और ज़ाहिर सी बात है इससे पहले जो मामला थे वो आपके सामने थे। और ये जहाँ तक बात है कि जी सरकारी नंबर प्लेट प्राइवेट गाड़ी पर नहीं चलेगी, तो जनाब ये तो कानून आपका कहता ही है, आप अपनी प्राइवेट गाड़ी पर जो है सरकारी नंबर प्लेट या उससे मुशाबे नंबर प्लेट नहीं लगा सकते। ठीक है, अच्छा, इसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेगा कौन? पहले तो सबसे बड़ी बात यह है, ट्रैफिक पुलिस इसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ अदवार में मुहिम चलाती है, उसमें गिरफ़्तारियाँ भी होती हैं, उसमें चालान भी किए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोग जो हैं अमूमन वो बाज़ नहीं आते। देखें, हमारे यहाँ अक्सर ये देखा गया है कि जो इस किस्म के जिसका सरकारी किसी इदारे में अफसर भाई है, दोस्त है या अजीज़ है, तो वो लाजमी ये काम करता है। अच्छा। हाँ, फ़र्ज़ कर लें कि अगर मेरा कोई कज़न नैब में है या एंटी करप्शन में है, पुलिस में है या किसी और सरकारी इदारे में, तो मैं जो है बस उससे जो है मिलती जुलती ऐसी नंबर प्लेट लगाऊंगा ग्रीन करके, नंबर उसमें प्राइवेट होगा। लेकिन क्या है, जब मुझे रोका जाएगा, मुझे पुलिस रोकेगी, तो मैं कहूँगा मैं नैब के फ़ला बंदे का कज़न हूँ या मैं फ़ला पुलिस अफसर का रिश्तेदार हूँ, जानने वाला हूँ। हाँ। तो यहाँ हमारे यहाँ तो ट्रेंड ये चल रहा है। हमारे यहाँ आप अगर देखेंगे ना, तो आम तौर पर आप देख रहे होंगे वीगो डाले घूम रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ही हो गए, है ना। तो अब उसके ब्लैक शीशे हुए होते हैं। हाँ, उस पर अलाउ होता है क्या? नहीं जी, कोई अलाउ नहीं है, कुछ भी अलाउ नहीं है। प्राइवेट नंबर प्लेट है, ब्लैक शीशे हैं, 2 गार्ड भी पीछे बैठे हुए हैं, और वो सायरन भी बजा रहा है पुलिस का, सब कुछ कर रहा है वो, उसका पुलिस से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, ठीक है वो कोई बिजनेसमैन भी हैं, अब कुछ ऐसे लोग हैं जो अब जाके कुछ उनको जिम्मेदारियाँ जो है मिली हैं, मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं। हाँ। उनमें थोड़ा सा किसी को ऊपर ओहदा मिल गया है, या कोई टाउन में पेश हो गया है, कोई छोटा मोटा नाज़िम बन गया, तो वो लोग ज़्यादा हिले में भाई। उनकी वजह से हो ये रहा है कि पूरे शहर में हर जगह पे अचानक आप लाइन में खड़े हो गए, ट्रैफिक जाम में, पीछे से आवाज़ें आएंगी, आप समझो कि शायद एम्बुलेंस आगे कोई गरीब मरने वाला है या जख्मी है, उसको अस्पताल ले आना होगा, लेकिन पीछे देखेंगे तो ये डाला आ रहा है। अब डाले में कौन है, क्या है, कुछ पता नहीं है ना, उनको कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। हाँ। DIG साहब ने मेरी जब बात हुई थी उनसे, ट्रैफिक के जो अहमद नवाज, हाँ, उन्होंने क्लियर कहा था कि सिवाय सिक्योरिटी एजेंसीज़ के, कानून नाफिज करने वाले इदारों के, किसी भी शख्स को, भले वो सरकारी मुलाजिम है, हाँ, उसको सिया शीशे करने की कोई परमिशन नहीं है। ठीक है, पुलिस सायरन लगाने की कोई परमिशन नहीं है। और प्लस ये भी उन्होंने बताया था कि इसमें बहुत सारे लोग जो है वो आम नौइयत के काम करने वाले लोग हैं, जिसको अगर हम आम अल्फाज में कहें ना, दिखावा, हाँ, तो वो दिखावा करने की और अपने आप को जो है एक शो ऑफ करना है कि जनाब अब ले लिए एक गाड़ी, तो जरा दुनिया को तो दिखाऊं कि मैं बहुत खतरनाक, और महंगी गाड़ी लिए तो मुझे रास्ता मिलने का भी हक अब बढ़ गया। चलें इस पर मजीद बात करते हैं मिराज साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं। बातों का सिलसिला यानी कि ख़बरों का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से मुनक़ते हुआ था, और मैंने एक ख़बर आपके साथ शेयर की थी कि जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसमें दरसी किताबों की छपाई ताख़ीर, बहुत ज़्यादा ताख़ीर का शिकार हो गई है। खुर्शीद रहमानी साहब, बाकी डिटेल्स आप बताएं, ये क्यों बार बार इतनी ताख़ीर हो रही है? मैं पिछले 2 महीने से तो मैं सुन रहा हूँ ये। सर बहुत शुक्रिया, आप तो 2 महीने से सुन रहे हैं, हम तो कई सालों से सुन रहे हैं। हाँ। ऐसे है। और अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि उठकर बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है, हाँ, कि मशरिक़ और मगरिब में तेरे दौर का आगाज़ है। हाँ। तो इस वक्त जो है वो नौजवानों के दौर का आगाज़ है, लेकिन बदकिस्मती से जो अब्दुल अलीम लाशारी हैं, हाँ, जिनका नाम भी इल्म से निकला है, हाँ, तो लेकिन वो ला इल्म है,
वो इस मामले से लाइल में है और वो इस पर कोई खातिर खा प्रोग्रेस नहीं कर सके। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त जो सिंध के सदर हैं निसार खोड़ा, वो भी वज़ीर तालीम रहे हैं। उनके दौर में भी ये दरसी किताबों की जो मार्केट में तलबा को उन तक रसाई, उन तक पहुंचना बहुत जान जोखों वाला मामला रहा है और इसमें आधा सेशन गुजर जाता है, फिर बाद में लोगों इधर से उधर से लोग लेके जो है वो किताबें पूरी करते हैं और अपने जो तालीमी सेशन है पूरा करते हैं। बदकिस्मती से ये मामला सिंध हुकूमत ने इस तरह लावारिस छोड़ा हुआ है। बल्कि ये मामला क्या है, पूरा एजुकेशन का जो आप मसला है, जो एजुकेशन को दरपेश मसाइल हैं, वो ऐसे पसे पश्त डाली हैं कि जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। चाहे वो दरसी किताबों का मामला हो, जो हमारे प्राइमरी मिडिल सेकेंडरी स्कूलों की जो सूरत हाल है उसकी बेहतरी का मामला हो, इस पर हमारी सिंध हुकूमत जो है वो ख़ास कोई तवज्जो देने नज़र नहीं आ रही। खुर्शीद साहब, हुआ क्या है, क्या प्रिंट नहीं हो सकी किताबें, हमारे पास पेपर नहीं है, वसाइल नहीं है, मामला क्या? साबिर साहब, ये होता ये कि प्रिंटिंग भी हो जाती है, फिर बाद में उनकी तरसील का मामला है। अच्छा, प्रिंट हो जाती हैं किताबें, प्रिंटिंग के मराहल भी बहुत देर से हुए हैं कि सेशन शुरू हो चुका है, प्रिंटिंग अब वो उनसे जब आप जाके मौक़िफ़ लेने की कोशिश करें, एक तो वो मौक़िफ़ नहीं देते, फिर जब वो मौक़िफ़ सामने किसी ना किसी ज़रिए से आ जाता है तो कहते हैं प्रिंटिंग हो चुकी है, अब हमने किताबें जो है वो भिजवा दी हैं। अब ये तरसील का जो मामला है, मवासलात वाला मामला, ये मुकम्मल नहीं हो पाता और इसके अंदर बीच में जो वो खुर्द-बुर्द मुबैना तौर पर की जाती है, जिसकी वजह से जो तालिब इल्म बेचारा वो परेशानी का शिकार हो जाता है। अच्छा, एक तो महदूद हमारे ये तालीमी जो सरकारी तालीमी इदारे हैं वो महदूद हो गए और लोगों ने अपने बच्चे जो है वो फिर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर शिफ्ट कर दिए हैं। वहाँ एक अलग बहस है, वहाँ एक अलग निसाब का मामला है, वो महंगा निसाब भी है। तो लेकिन जो हमारे इन्फ्लेशन का मामला है, जो हमारे यहाँ जो इस वक्त माशी सूरत-ए-हाल का मामला है, माशी जो कमर तोड़ी हुई है वफाकी हुकूमत ने, उसमें एक बताया वालिदैन जो है वो किस तरह से ये सारी चीज़ों को मैनेज करेगा। प्राइवेट स्कूल की तरफ जाता है तो उसकी फ़ीसें पूरी नहीं कर पाता और अगर सरकारी सतह की स्कूलों पर आता है तो वहाँ तालीम का मेयार बेहतर नहीं है, फिर तालीम के मेयार की ना बेहतरी होने की वजह से वहाँ पर दरसी किताबें दस्तियाब नहीं है। तो एक आम मुझे बताएं कि सवाल है ये कि अब्दुल अलीम लाशारी को जो यहाँ से पोस्टिंग करके जो है वो अमूर नौजवान बना दिया, मतलब वो नौजवानों को भी बड़ा गर्क करेंगे। मुझे तो ये इस बात के ऊपर भी बड़ी हैरानगी हो रही है कि अमूर नौजवान को उनको जो है वो कभी उन्होंने कोई मौक़िफ़ दिया, आपसे रब्ता हो सका उनका? नहीं, हमने बहुत मरतबा कोशिश की उनसे रब्ता करने की, लेकिन हसास मामले पे मौक़िफ़ देना गवारा नहीं, मौक़िफ़ देने से वो गुरेज़ा हैं। अच्छा जनाब, बड़ी मतलब ये तो एक बड़ा अलमिया है। मैं खुद बताते खुद 2-3 दफ़ा इसके ऊपर रिपोर्ट कर चुका हूँ और मैंने इतना परेशान देखा बच्चों को उर्दू बाज़ार में ख़ास तौर पर घूमते हुए और उनके पेरेंट्स को। जो कुछ मेरी वहाँ पर लोगों से बात हुई है अंदरूनी खाना, उन्होंने मुझे बताया कि मामला इसके अंदर भी मिडिल मैन का ही है, जो बाकी चीज़ों में, गोश्त में, दूध में, सब्ज़ी में, दालों में, वो मिडिल का मैन का मामला कुछ पसंदीदा लोग हैं, उन्हीं को शायद ये मिलता है। मज़ीद इसके ऊपर भी बात करेंगे, पर सारी बात यह है कि अब अगर लाशारी साहब चले गए और दूसरे साहब आ गए तो खुदारा वो इस ताख़ीर को ख़त्म करें और ये तरसील जो है इसको शुरू कर दिया जाए ताकि बच्चों को उनकी पढ़ाई करने में आसानी हो। ये ख़बर भी है, मगर जो ख़बर मैंने पहले आपके साथ शेयर की थी, जो सबसे पहली ख़बर मैंने आपके साथ शेयर की थी, और वो ख़बर थी जनाब FTC के करीब वकला के एहतजाज के बाइस ट्रैफिक दरहम बरहम। हमने रात में अजीब मनाजिर देखे शाहराह फैसल पे और मुख्तलिफ इलाकों में। मिराज अख्तर साहब, क्या हुआ था? ये इतनी हंगामा रही, तो कराची में थोड़ा सुकून था काफ़ी दिनों से। देखिए, कराची में अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है, हम ये नहीं कहते कि कराची में सुकून नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि देखें, छोटी सी मिसाल दूंगा मैं आपको कि अगर मेरे साथ कोई वाक़या हो जाता और मेरी अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं करती, पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती, तो मैं मजबूर हो जाता हूँ, बैक हो जाता हूँ। मेरी से मुराद एक आम आदमी जी, की, मैं वो तो रोज़ाना की बुनियाद पर दर्ज नहीं हो रही होती। बिल्कुल नहीं हो रही होती, रुल रहे हैं लोग। अरे लोग सिर्फ NC कटवाने के लिए जाते हैं ना कि मेरा शनाख्ती कार्ड हो गया, वो रुल रहे हैं। लेकिन जनाब, किसी वकील का मुकदमा दर्ज करने से अगर आपने मना कर दिया तो आपको तो तहबाला कर दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है, बात यह है कि वकला की जानिब से ठीक है, अगर तशद्दुद का उनका कोई वाक़या हुआ था, मुकदमा दर्ज करवाने गए, उसमें कोई ना कोई ऐसी मामलात होंगे कि जिस पर या फिर कोई सोर्स लगी होगी दूसरी पार्टी की जानिब से, नहीं किया पुलिस ने। वो जिन आप पे मुकदमा दर्ज कराना चाह रहे थे वो भी नामवर शख्सियात हैं, तो पुलिस एक पूरा मामला तय करने के बाद ही दर्ज कर सकती है मामला। लेकिन इस वक्त ताकत का जो है बदतरीन मुजाहरा किया गया
मैं इसको बदतरीन इसलिए कहूँगा कि उससे तंग कौन हुआ? मैं, आप, एक आम आदमी जो बेचारा सुबह से निकला हुआ था, घर जाने का वक्त था उसके, तो वो इस ट्रैफिक जैम के अंदर फंस गया, ठीक है। या फिर किसी को अस्पताल आना था, जिन्ना हॉस्पिटल के सबसे आसान रास्ता शारे फैसल ही है, ऐसा ही है, ठीक है। तो बात यह है कि एहतजाज किया जाए, लेकिन अगर दायरे में रह के किया जाए, कानून में रह के किया जाए, तो काबिल कबूल भी होता है। अब देखिए, कोई सियासी जमात हो, कोई मजहबी जमात हो, आपने हमेशा ये तमाशा देखा होगा कराची में, वतीरा बना लिया, ठीक है। सियासी जमात हो, भले वो हाजिर हो या साबिका हो, मजहबी जमात हो, आजकल एक्टिव हो या नहीं हो, वकला हो, जिसको देखो यार सड़क ब्लॉक कर देता है। 2 आदमी हैं, 4 आदमी हैं, उसने सड़क पर आना है, सड़क ब्लॉक कर देते हैं। सड़क ब्लॉक करने के बाद आप ये देखिए ना कि उससे परेशान कौन हो रहा है, उससे परेशान कौन हो रहा है? क्या सीएम परेशान हो रहा है उससे? अच्छा मिराज साहब, आप एक अरसे से क्राइम को कवर करते आ रहे हैं, मुझे ज़रा ये बताएं, अगर आप सड़क ब्लॉक कर दें और उस सड़क ब्लॉकेज में फंसकर मेरा कोई नुकसान हो जाए, जानी या माली, तो मैं आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकता हूं? मैं जिम्मेदार वही शख्स है। तो ये जो एफआईआर दर्ज करवाना है तो उल्टा इन पर भी दर्ज हो सकती है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन हमने ये देखा ना कि देखें, बात ये कि एक जो माशरा होता है ना, वो सब मिलजुल के चलता है। ऐसा है, अगर उसमें एक बहुत ही कोई सुपीरियर होने की कोशिश करता है, तो इस तरह के नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं, जो हमारे शहर कराची में कल देखने को मिले कि यार एक था, आप महमूदाबाद थाने का घेराव करते हैं, आप महमूदाबाद में बैठ के उसका एहतजाज भी कर सकते थे। आप पहले आए काला पुल पे, कोरंगी रोड आपने बर्बाद किया, ठीक है। लोग लिटरली उनकी गाड़ियों के फ्यूल ख़त्म हो गए, इतने परेशान हुए, ठीक है। पूरा शहर डिस्टर्ब हुआ उससे। अच्छा, वहाँ पर अगर कुछ मामला ख़राब हुआ और पुलिस ने इनको भगाया तो शारे फैसल पे आ गए। भाई कोई पूछने वाले में जिसका दिल चाहता है वो सड़क ब्लॉक करके बैठ जाता है और उसकी बात फिर आपको माननी पड़ती है, तो ये किस किस्म की ब्लैकमेलिंग है? बात यह है कि भाई आप एहतजाज करें, लेकिन कम से कम खुदारा पब्लिक को परेशान ना करें यार। पब्लिक परेशान होती है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कोई भी सियासी जमात हो, मजहबी जमात हो, किसी भी किस्म की जमात हो, उसके एहतजाज होता है सड़क पे, और सड़क को ब्लॉक करने का मकसद है कि वो लाखों लोग परेशान जो अपने रोज़गार, अपने मसाइल लेकर बाहर निकले में, अपनी परेशानी में बाहर निकले में, उनको मज़ीद परेशान किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है और मुझ समेत बहुत सारे लोग कल शारा फैसल और दीगर सड़कों पर, दीगर इलाकों में जो है वो ट्रैफिक जैम का शिकार हुए हैं। आज इन ख़बरों पर हम मज़ीद बात करेंगे, मगर आज आपको ज़रा मैं कुछ ताज़ा तरीन कीमतें भी बताता चलूँ। जो वेजिटेबल्स के भाव हैं, सब्ज़ी के भाव हैं, वो आप स्क्रीन पर देखेंगे। उसके बाद एक ब्रेक लेंगे और फिर हाजिर होंगे। अच्छा जनाब, टमाटर की अगर हम बात करें तो ये इस वक्त कम से कम 120 रुपये किलो और मैक्सिमम 138 रुपये किलो जो है वो इसका रेट है। आलू 60 रुपये से लेकर 69 रुपये, लहसुन 370 से लेकर 426, 550 से लेकर 633, अदरक गाजर 50 से लेकर 58 और जनाब आली तोरी 96 से लेकर 109। लौकी की बात करें 90 से लेकर 104, फूल गोभी 76 से लेकर 80 रुपये किलो, खीरा 70 से 81 रुपये किलो और अगर हम भिंडी की बात करें तो वो 160 रुपये से लेकर 173, प्याज 100 रुपये से लेकर 115 रुपये किलो मिल रही है। ये आज के सरकारी कीमतें हैं सब्जी की। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद आएंगे, मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, सुबह खैर। और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं और ब्रेक के बाद जो हम आपसे बात करेंगे जनाब वो है वर्ल्ड पोलियो डे के हवाले से, जो आज मनाया जा रहा है दुनिया भर में और ये बड़ा अहमियत का हामिल है। वर्ल्ड पोलियो डे मनाए जाने का मकसद है कि इस दिन की जो अहमियत है उसे उजागर किया जाए। ये बीमारी किस हद तक जो है वो लोगों को मुतासिर करती है, सिर्फ़ एक छोटी सी गफलत की वजह से इसके बारे में आप लोगों को अवेयरनेस देते हैं और बताते हैं कि जनाब 2 बूंद जो पोलियो के कतरे हैं अगर आप वो बच्चे को पिलाएं तो ये सिलसिला आराम से रुक सकता है। दुनिया भर में बेशतर ममालिक में ये मामला ख़त्म हो चुका है। अब वहाँ पर पोलियो का नामो निशान भी नहीं है, मगर बदकिस्मती है कि हम अभी भी इस दौड़ में कुछ पीछे रह गए हैं, अगरचे हमने भी बड़ी हद तक इस पर काबू पाने की कोशिश की है।
और बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारे र्यूमर्स। पोलियो का जब भी हम नाम लेते हैं कुछ पॉजिटिव बातें होती हैं, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातें होती हैं, और कुछ ऐसी ख़तरनाक नेगेटिव बातें होती हैं कि जिससे निमटना वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज के दिन हमें ये अहद करना है कि पाकिस्तान को पोलियो से बचाना है, महफूज बनाना है, इदारों का साथ देना है। जो शुबा सेहत से वाबस्ता लोग हमें ये तरगीब देते हैं उनकी बात को सुनना है। अगर हमारे जहन में कोई इबहाम है, कोई डाउट्स हैं, तो पहले उनको सुन तो लें कि जो लोग आपको ये पोलियो के कतरे आपके बच्चों को पिलाने आए हैं कि वो कह क्या रहे हैं। या फिर आप ये चाहते हैं कि हमारे आने वाले मेहमान वो बैसाखियों का जो है वो बैसाखियों का अपना सहारा बनाएं, या उनको आप दौड़ते हुए और मुस्तकबिल की तरफ भागते हुए देखना चाहते हैं। इन तमाम तर चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। और वर्ल्ड पोलियो डे के बाद हम दोबारा ज़रा कुछ ख़बरों की तरफ जाते हैं। मैं मिराज से खुर्शीद रहमानी साहब से मुख्तलिफ़ ख़बरों पर हम बात कर रहे थे, और एक ख़बर ऐसी आई है जो सॉरी जिस पर मिराज अख्तर साहब से मैंने ग़ालिबन 2 दिन पहले भी बात की थी। ख़बर की नौइयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसमें यह कहा गया है कि गैर कानूनी पार्किंग फ़ीस वसूल करने वालों के ख़िलाफ़ बल्दिया उस्मा कराची इन एक्शन। मैंने 2 दिन पहले आपसे मुतहरिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जी जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन बात यह है कि पार्किंग तो मैंने आपको ये भी बताया था कि तकरीबन 50% जो है वो इलीगल पार्किंग है, जिसमें इलाका थाना इलाके की जो ट्रैफिक सेक्शन है वो मुलविस है, और इसी KMC और DMC के जो इनके मुलाजमीन हैं वो मुलविस होते हैं इसमें। अच्छा। और ये कोई इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है इसके बारे में मालूमात करना, क्योंकि अब हर गली कोने पे आप देख लेंगे, अब नई पार्किंग जो है वो क्रिएट कर दी गई है। अच्छा, ठीक है ना। बड़े क्रिएटिव लोग हैं हम लोग माशाल्लाह, तो वो उनको पता है कि रोज़ के पैसे हैं। मतलब अगर सुबह से शुरू होगा रात तक वो हज़ारों रुपए में अपना एक रूलिंग घुमा लेते हैं, और पैसे भी ऐसे मिराज साहब जो शायद पूरा महीना तनख्वाह लेने के बाद भी हमें पूरे ना बचे। लेकिन अभी जो मामला है ना, ये जो गैर कानूनी पार्किंग का जो शोर मचा हुआ है, ये मामला ये है कि ये जो वैले पार्किंग जो होती है, जो हम अमूमन देखते हैं, हम किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं और किसी शादी हॉल पे बैंक्वेट पे जाते हैं ना, तो जाने के बाद रुकते हैं, बड़ा आपको सलाम करने के बाद एक आदमी बोलता है आइए जी बाहर, ठीक है ना। तो वो उसको ये टैक्स नेट में लाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री खाता था। वो क्या था, जो मैनेजर होता है बैंक्वेट का या उसकी सेटिंग, और उसके बाद बाहर वाले की सेटिंग, और फिर जो लोग देके जाते हैं उसकी सेटिंग। तो इसमें एक अच्छा खासा ये मिराज भाई ये वो वाली चीज़ तो नहीं हो कि जो मैं मार्केट में देखता हूँ कि दुकान के बाहर एक ठेला लग जाता है और ठेले वाला कहता है कि भाई तुम दुकान वाले मुझसे अपने किराए का 10% ले लो और मेरा ठेला लगा। वही वाली बात हो गई। हाँ, मतलब इसी तरह का मामला है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि हमारे यहाँ जो बिल्डिंग के जो बायलॉज है ना, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, उसमें एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है और तय है कि एक तो आप जो बैंक्वेट बनाएंगे या शादी हॉल बनाएंगे तो वो कमर्शियल प्लॉट पर होना चाहिए। ठीक है। एक दूसरा, जब आप बनाएंगे और कितने लोगों के लिए बनाएंगे, उन लोगों के हिसाब से आपके पास पार्किंग मौजूद होनी चाहिए, भले आपने बराबर वाला प्लॉट सिर्फ पार्किंग के लिए लिया हुआ हो। ये शादी हॉल्स वालों के ये बाय लॉज हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है जनाब। लेकिन इस वक्त कराची में 90% शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स मैंने नहीं देखी पार्किंग ऐसे हैं और जो पार्किंग नहीं है। सिंधी मुस्लिम चले जाएं या दूसरी इलाकों में आप चले जाएं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट होटल खुले हुए हैं, लेकिन पार्किंग नहीं है, उनके बायलॉज में भी शामिल है। अच्छा, ठीक है ना। अब जब कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो उसके बाद एक रास्ता ये निकाला कि भाई गाड़ियों की पार्किंग तो इसी रोड पे और गलियों में करनी है। अब हमारे पास तो इतने बंदे हैं नहीं, फिर वो वैले वालों का एक सिस्टम बनाया गया। फिर वो एक बहुत सारे बेचारे बेरोजगार लोग थे, उनको एक रोज़गार का जरिया मिल गया। वो अब आके वहाँ पे रेडी हो जाते हैं, आपकी गाड़ी को गलियों में लगा लेते हैं, फिर वापस आपको ला के दे देते हैं। चला चल रहा है, सिर्फ टैक्स नेट में इनको लाना है कि भाई जो फीसेज हैं आपकी मंथली आपकी वो तय हो जाएंगी, उनकी पेमेंट्स जो है वो सरकार को अदा होनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद ये सब नॉर्मल हो जाएगा। जिस चीज़ पर फोकस करना है उस पर नहीं किया जा रहा। जो सड़कें जाम है, तारिक रोड के ऊपर आप ले लें, हमेशा आपको डबल और ट्रिपल पार्किंग मिलेगी जिस वक्त आप दोपहर के बाद से रात तक चले जाएं। ठीक है,
किसकी जिम्मेदारी है? इन्हीं की जिम्मेदारी है ना। तो पहले उनको सीधा करें, जो आपके पास पहले से जिम्मेदारियां मौजूद हैं और जो अपने कानूनी पार्किंग के जो ठेके दिए हुए पहले उनको सीधा कर लें, उसके बाद फिर नए काम कर लें। अच्छी बात है, तरजीह बुनियादों पर काम करें, पहले जो काम करने का वो करें, उसके बाद वेले पर आएँ, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे तो एक अफसोसनाक खबर भी आपसे शेयर करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले एक वाक़े के हवाले से, जो MQM की रहनुमा, उनकी रुकने सिंध असम्बली हैं राना अंसार साहिबा, उनके जवां साल बेटे की जो कल रोड हादसे में वो जाँ बहक हुए हैं, उनके हवाले से आज उनका स्वयं है, तो वो भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद आते हैं और मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि आज MQM की पार्लिमानी लीडर, कौमी असम्बली, रुकने कौमी असम्बली राना अंसार साहिबा के जवां साल बेटे का सोयम है और सिटी 21 की पूरी टीम, सिटी एट 10 की टीम उनके साथ इजहार ताज़ियत करती है। अफसोसनाक वाक़या यकीनी तौर पर कल रात हमने देखा कि तमाम सियासी और समाजी शख्सियात, शहर की नामवर शख्सियात वहाँ पर ताज़ियत के लिए गए और सब ने राना अंसार साहिबा और उनकी फ़ैमिली के साथ इस गम में हम उनके साथ बराबर से शरीक हैं। गाहे बगाए हम वहाँ से रिपोर्ट भी करते रहे। वहाँ पर मुख्तलिफ़ शख्सियात जो हैं, सहाफ़ी बिरादरी, सियासी शख्सियात, समाजी शख्सियात, वो उनके लिए उस नौजवान के लिए दुआ करने के लिए पहुंची, ताज़ियत करने के लिए उनके घर पहुंच रही थी। हमारे रिपोर्टर्स हजरात भी वहां पर मौजूद थे। यकीनी तौर पर उनका और उनकी फ़ैमिली का एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ भी रहा है, हमारे इदारे के साथ भी, इस शहर के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। तो सारा शहर, हर शख्स जो है वो इस वक्त सोगवार है। हमारे रिपोर्टर वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद है। शुएब, मुझे बताएं कि आप कल से आपने ये ख़बर भी ब्रेक की थी और इस वक्त भी आप वहाँ मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है? यकीनी तौर पर हर आँख अश्कबार होगी। देखें, बिल्कुल साथ ये नहायत अफसोसनाक ख़बर है, हर आँख अश्कबार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ MQM पाकिस्तान की रुकने कौमी असम्बली राना अंसार के घर के बाहर। गुज़िश्ता रोज़ जो है क्लिफ्टन में ट्रैफिक हादसे में उनके जवान बेटे शाहज़ेब नकवी जो है इंतकाल कर गए हैं। शाहज़ेब नकवी की नमाज जनाजा जो है अदा कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ ही उन्हें उनके वालिद मरहूम अंसार नकवी के पहलू में जो है सुपर्द खाक किया गया है। शाहज़ेब नकवी स्वयं जो है आज नमाज असर से मगरिब के दरमियान जो है होगा, जिसमें मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात जो है शिरकत करेंगी। कल भी हम जो है यहाँ पर मौजूद थे और MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं के साथ साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा जो है यहाँ पर आते रहे, राना अंसार से ताज़ियत करते रहे। रुकने कौमी असम्बली राना अंसार भी जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद थी, वो भी अफसोसनाक खबर सुनकर जो है वो यहाँ पर पहुंची। आज जो है शाहज़ेब नकवी का स्वयं है और इस वक्त भी यहाँ पर मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले आ रहे हैं और ताज़ियत कर रहे हैं राना अंसार से। शाहज़ेब की उम्र अगर इससे मुतालिक मैं आपको बताऊं तो 23 साल उनकी उम्र थी और 1 साल कबल ही उन्होंने सर सैयद यूनिवर्सिटी से जो है वो इंजीनियरिंग मुकम्मल की थी। राना अंसार के वो बहुत ही करीबी थे, बहुत लाडले थे और हर आँख यहाँ पर अखबार है। ख़ास तौर पर हमने जब बात की शाहज़ेब नकवी के दोस्तों से तो वो भी बहुत उदास दिखाई देते हैं, क्योंकि शाहज़ेब बहुत मिलनसार थे, बच्चों से भी वो नहायत शफ़क़त के साथ जो है पेश आते थे। हर आँख यहाँ पर अखबार है, गम का समा है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसा ही है, गम का ही समा है और इस गम को हम भी यहाँ महसूस कर सकते हैं। हमारी तमाम तर दुआएं उनकी और उनकी फ़ैमिली के साथ हैं। शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद थे। हम ज़रा वोटर्स की तरफ दोबारा आएंगे। मिराज साहब, यकीनी तौर पर बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और जवान, पढ़ा लिखा नौजवान, और मैंने ख़ुद कई बार उन्हें राना अंसार साहिबा के साथ देखा है, अपनी वालदा के साथ बड़ा अटैच रहते थे। वाक़े के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, ट्रैफ़िक निज़ाम के हवाले से और इस वक्त शहर में जो हादसात की शरह है उस हवाले से क्या बात करना चाहेंगे? देखिए जी, ट्रैफ़िक का निज़ाम तो आपको पता है दरम भरम है हमारे शहर में और उसी की वजह से हादसात भी जो है वो पेश आते रहते हैं। अच्छा, इस हादसे की नौइयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ एक तो रश का टाइम भी नहीं था, सुबह तकरीबन 5:45 बजे की बात है ये।
अगर आपने बोर्ड बेसन से शॉन सर्कल की तरफ जाना हो तो उसके बाद 3 तलवार के लिए एक लेफ़्ट पे रोड मोड़ रही होती है, कर्व है, उसी के नीचे अंडरपास है ना। जी हाँ। तो ये वाक़या वहाँ पर पेश आया और जब हमने कल इसको रिपोर्ट किया, उस जगह को बगौर उसका मुआयना भी किया उस जगह का हमने, पुलिस भी वहाँ पर आई, गाड़ी भी वहाँ से फिर बाद में ले गए, सीसीटीवी भी हमने वहाँ से हासिल की। अच्छा, उसमें भी वाज़ेह तौर पर नज़र आया। तो जो इनिशियली जो है अभी तक मालूमात ये है कि गाड़ी की रफ्तार जो है वो कुछ ज़्यादा थी, ऐसा ही। टर्निंग पे, मतलब वह टर्निंग पे जो है ना मैक्सिमम रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वैसे होती है, क्योंकि अमूमन इतना ज़्यादा कर्व होता है ना। तो बस उसमें अल्लाह पाक ने उनके साथ ये मामलात लिखे थे, तो उसमें बच्चा जो है वो, मैं तो शहीद कहूँगा, क्योंकि देखें ये हादसा भी जो है वो शहीदों के दर्जे में आता है कहीं ना कहीं। तो खैर एक अच्छे बच्चे से, मुस्तकबिल के मेमार से और तालीम याफ्ता नौजवान से जो है ना हम महरूम हो गए। अल्लाह पाक हम दुआई कर सकते हैं कि उनके अहले खाना को सब्र दे, क्योंकि पहले तो उनको सदमा अपने वालिद साहब का बर्दाश्त करना पड़ा था, अंसार नकवी साहब का, और उसके बाद अब उनकी जो वाइफ हैं राना अंसार, जो कि MKM की जानिब से कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं, पार्लिमानी लीडर भी हैं, उनको एक बहुत बड़ा दूसरा सदमा अपनी जवान औलाद को अपने सामने जो है वो जाते देखना। तो अल्लाह ताला उनको भी सब्र अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको, उनकी फैमिली को सब्र दे। हम मज़ीद कुछ ख़बरों की तरफ अब बात करेंगे। खुर्शीद रहमानी साहब, आप गालिबन कल एक्सपो सेंटर भी गए हैं और टेक्सपो वहाँ पर जो चल रही है इस वक्त, जिसका आज दूसरा रोज़ है, जिसमें जनाब मुख्तलिफ़ डेलीगेशंस आए हैं। हमने मुख्तलिफ़ पाकिस्तान भर से हमने तमाम वज़रा को देखा, गवर्नर सिंध थे, वज़ीर आला सिंध ने वहाँ पर आगाज़ किया तकरीबात का, और बड़ी इसमें जो है हम देखते हैं कि 80 करोड़ डॉलर से ज़ायद का ज़र मुबादला जो है, उसके MOUs साइन होंगे, उसके कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे। कैसा देखते हैं इस टेक्सपो को, कैसा चल रहा है? देखें साबिर साहब, जो कराची में मुख्तलिफ एक्सपोज होती हैं, अभी टेक्सपो हुई, उससे पहले डिजिटल के हवाले से एक्सपो हुई थी, और तवातुर से एक सिलसिला शहर कायद के अंदर जो है वो एक्सपोज की सूरत में मुख्तलिफ नौइयत की नुमाइश जो है वो यहाँ पर होती रहती हैं, और इसमें बैनुल-अक़वामी सतह के लोग भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, और इस तरह की नुमाइश को देखने के लिए बहुत सारे हमारे शहरी भी वहाँ पर बड़ी दिलचस्पी से जो है वो शिरकत करते हैं। और ये जो टेक्सपो हो रही है, इस तरह से अब आने वाले वक्तों में आइडियाज़ भी होगी, और इस शहर के लिए जो टेक्सपो इसलिए भी थोड़ी तवज्जो का मरकज़ है कि पाकिस्तान जो टेक्सटाइल और लेदर की फील्ड में बड़ा जाना जाता था, उस हवाले से ये आगाज़ किया गया है। तो दोबारा से रिवाइव होने के भी चांसेस हैं हमारे। नहीं, इंडस्ट्रीज़ के रिवाइवल का वक्त तो शुरू हो चुका है, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट के मसाइल हैं वो अगर हुकूमत पाकिस्तान उसको अगर एड्रेस कर ले और उनके मसाइल, उनके मामलात को बैठ के सुने। अब बदकिस्मती है, मैं बस को बदकिस्मती कहूँगा, गुज़िश्ता कई अदवार से हमारे शहर के जो ताजिर हैं, एक जो छोटे ताजिर हैं, एक बड़े ताजिर हैं, उनके दरमियान भी बड़ी तफरीक है, और उस तफरीक को जो है वो वफाकी हुकूमत ही ख़त्म कर सकती है कि उनसे मिल बैठे, उनसे जो कम्युनिकेशन का जो गैप है, बिल्कुल ऐसा वो कम्युनिकेशन। अगर हम ताजरों के मसाइल को सुनेंगे ना, तो फिर इस तरह की एग्जीबिशंस जो है उनका मज़ीद फ़ायदा हम हासिल कर सकेंगे। खुर्शीद रहमानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मिराज अख्तर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद नए सेगमेंट में हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, सुबह खैर। और बातों का सिलसिला वहीं से जारी है जहां से मुनक़ते हुआ था, और ब्रेक से पहले बल्कि प्रोग्राम के इब्तिदा में हमने बात की थी तालीम और तरबियत के हवाले से। और तालीम का जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसके मुआयने क्या हैं और कौन सी तालीम जो है वो बेहतर रहेगी आने वाले जो मुस्तक़बिल के मेमार हैं उनके लिए। हम बहुत सारी आजकल इस्तिलाहें जो है वो सुनते हैं। इंटरनेशनल एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन है, कौन सी बेहतर रहेगी। इस तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ मेरे मेहमान हैदर अली साहब मौजूद हैं, खुश आमदीद कहते हैं आपको। आप ऑल सिंध प्राइवेट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, जबकि सीनियर एजुकेशनिस्ट आसिम इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। ये आसिम साहब, एजुकेशन में इंटरनेशनल एजुकेशन फिर नेशनल एजुकेशन क्या होता, क्या इसमें फ़र्क क्या है? एक जज़ाकल्लाह खैर इनवाइट करने का, बहुत शुक्रिया। नेशनल और इंटरनेशनल में एक तो दोनों में दो फ़र्क है। पहला फ़र्क ये है कि एक गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, एक प्राइवेट स्कूल्स होते हैं।
पाकिस्तान का सेटअप आपको पता है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, लेकिन ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स ही छाए हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, वट एवर द केसेस वी ऑल नो दैट। इंटरनेशनली भी डिपेंड करता है आप कौन से मुल्क की बात कर रहे हैं, लेकिन जनरली मेरा एक्सपीरियंस कोई 22 ममालिक का है और मैं कई जगहों पे मल्टीपल टाइम्स का भी है। तो उसमें अफ्रीका से लेके तो जो सबसे टॉप के स्कूल्स हैं जर्मनी के, सिंगापुर के और फिनलैंड जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, राइट। तो इन सब जगहों के मेरा विज़िट है, ऑडिट किए हैं मैंने, इनको देखा, ऑब्जर्व किया है, ट्रेनिंग्स कराई हैं, टीच किया, ख़ासतौर से इस्लामिक स्कूल्स में मैंने बहुत काम किया। अब फ़र्क ये आता है कि जिस तरह गवर्नमेंट स्कूल्स बाहर होते हैं वो मॉडल बहुत अच्छा है, मॉडल लाइक फिनलैंड, जर्मनी वगैरह, कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, अच्छी क्वालिटी, अच्छी पढ़ाई हो रही है, ठीक है, एनवायरनमेंट में अपने जो उनके कल्चरल इश्यूज़ हैं वो हैं, लेकिन एक बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन एटलीस्ट मिल रही है, तरबियत मिले ना मिले लेकिन तालीम मिल रही है, राइट। उसके साथ साथ कुछ प्राइवेट स्कूल्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि कोई यूनिक काम कर रहे होते हैं, या तो कोई रिलीजियस बेस्ड स्कूल्स होते हैं तो वो एक यूनिक काम कर रहे हैं, राइट। किसी को बहुत पर्टिकुलरली इस्लामिक स्कूल्स में डालना है, किसी को क्रिश्चियन स्कूल में डालना है, राइट। तो वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो बहुत माइनॉरिटी में होते हैं और फिर बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं, विच मीन्स हर एक के लिए एजुकेशन हो जाती है और फिर जो स्पेशल होना चाहते हैं वो अपनी जगह हो जाते हैं, राइट। इसी तरह से इस्लामिक स्कूल सब काम करते हैं। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल्स ही काम करते हैं और उसमें डिफरेंट लेवल्स हैं कि एक इस्लामिक स्कूल्स हैं, एक रेगुलर स्कूल्स हैं, और गवर्नमेंट स्कूल्स को तो आपको पता है कि कोई पंजाब में शायद फिर भी कुछ बेहतर है, कदरे बेहतर हैं, लेकिन सिंध में तो उनका कोई पुरसान हाल ही नहीं है। अब जब ये डिवीज़न हो जाता है तो इसके बाद करिकुलम की बात आती है। करिकुलम में फिर वही मसला आ जाता है। जनरली हुकूमतों ने दूसरे मुल्कों के अंदर करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए हुए होते हैं, अब उसके मुताबिक आप जैसे भी उनको मीट कर लें, लेकिन इस लेवल पे आके हम आपको टेस्ट करेंगे कि आपका बच्चा जो है वो मुल्की तौर पे इस लेवल पे खड़ा हुआ या नहीं खड़ा हुआ। तो वो अपने बेंचमार्क्स बना देते हैं, उसके ऊपर टेस्ट करते हैं, फिर आप जैसा भी लेके चलें। सही है। यहाँ पे भी बेंचमार्क्स बने हुए हैं, अच्छा, गवर्नमेंट लेवल पे ही बने हुए हैं, करिकुलम डिज़ाइन हो गए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं होती। तो प्राइवेट स्कूल्स में भी होता है कि जो आप कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, राइट, और गवर्नमेंट स्कूल में तो आप वैसे ही कुछ नहीं कर रहे। तो ये डिफरेंसेस हैं इंटरनेशनल। एज़ फार एज क्वालिटी इज़ कंसर्न, ये मेरी अपनी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग है 22 ममालिक के तजुर्बे के बाद, कि जो मुस्लिम ममालिक हैं बाकी दुनिया के अंदर, इन कंपेयर टू दोज कंट्रीज़, आई वुड से पाकिस्तान कहीं पीछे नहीं है। पीछे नहीं है? पीछे नहीं। अच्छा, स्कूलिंग में सही है। एज़ फार एज एजुकेशन इज़ कंसर्न, मैं तरबियत की बात नहीं कर रहा, तालीम की बात कर रहा हूँ, कंसिडरिंग एवरीवन एज अ स्कूल, मेरे नज़दीक पाकिस्तान पीछे नहीं है। ओवरऑल हम सभी वीक हैं। अच्छा, राइट। लेकिन अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान पीछे है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हम काफ़ी उनसे कोई, हाँ, यस, यूनिवर्सिटी लेवल पे आके तो हम बहुत पीछे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि अब हमने यूनिवर्सिटी भी खोली है, पिछले 3-4 साल से यूनिवर्सिटी पे भी काम कर रहे हैं, कौशल यूनिवर्सिटी के नाम से। तो उसमें आप कह लें कि मेजर डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, लेकिन इस पे मज़ीद अभी काम किया जा सकता है, बहुत काम करना है। लेकिन एज फार एज स्कूलिंग इज कंसर्न, काम बहुत करना है, बट इन कंपैरिजन हम इतने बुरे नहीं हैं, उनके साथ ही खड़े हैं कहीं ना कहीं। बट इन कंपैरिजन टू स्कूल्स लाइक फिनलैंड एंड सिंगापुर, तो मुकाबला बड़ा सख्त है। मुकाबला है ही नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, एकेडमिकली मुकाबला है फिर भी, इसलिए देखें आपके बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो उनको दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाता है, लेकिन जो इन्वायरमेंट का मुकाबला नहीं है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मुकाबला नहीं है, जो सोच है ना उसका मुकाबला नहीं है। चलें, ये इसके मज़ीद पहलुओं पर भी हम बात करेंगे। आसिम साहब, मैं हैदर अली साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी मैंने अपने शो के आगाज़ में भी जब कुछ ख़बरें शेयर की तो उसमें एक ख़बर आई मेरे सामने कि जो निसाबी किताबें हैं, टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसमें अभी तक ताख़ीर है, वो किताबें नहीं मिल रही हैं बच्चों को। उर्दू बाज़ार में भी बड़ी जो है वो लोग परेशानी का शिकार हैं। ये मामला क्या है? अभी तक किताबें नहीं आई, साल ऐसे ही गुजर जाएगा। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आपके सवाल के जवाब पर आने से पहले मैं चाहूँगा कि जो आपने जो 2 नुकात उठाए वो बहुत खूबसूरत हैं। तालीम और तरबियत क्या समझा जाए, और दूसरा नेशनल और इंटरनेशनल एजुकेशन। तो मेरा व्यू पॉइंट इस सिलसिले में ये है कि जब तालीम और तरबियत की हम बात करते हैं तो ये चीज़ मुसद्दक़ा है, सर्टिफाइड है और तस्लीम शुदा है कि बच्चों के एतबार से तालीम और तरबियत की जब बात की जाएगी
तो उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट और उनकी सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। ओवरऑल उनके कैरेक्टर की बात। जी। और इसी तरीके से असातिज़ा या स्कूल मुंतज़मीन या ज़िम्मेदारान तालीम जो हैं, उनके नुक्ते नज़र से अगर हम तालीम और तरबियत को देखें तो ट्रेनिंग, ग्रूमिंग और टीचिंग, ये उनकी इक्वेशन या बेस लाइन होनी चाहिए। तो ये तो था आपका वो जो इंट्रो में आपने बात की और बहुत अहम नुक्ता था, इसलिए मैंने भी इसमें अपना हिस्सा डालने की कोशिश की। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें, यकीनी तौर पर गुज़िश्ता 10-12 साल से हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में एक इंतज़ामी बहरान देख रहे हैं कि वहाँ बार बार चेयरमैन की तब्दीली, बार बार सेक्रेटरी की तब्दीली ने और बार बार पॉलिसीज़ की तब्दीली ने जो है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो एक सिंगल और एक वाहिद काम है उसके पास पूरे साल में कि वक्त पर किताबें छाप ले, मतलूबा तादाद में छाप ले किताबें और वो बच्चों तक पहुंचा भी दी जाएं। तो उनके किताबें छापने से लेकर, किताबें तैयार करने से लेकर और बच्चों तक पहुंचाने में जो उनका मैकेनिज़्म है, उसमें हमें उनकी कोई प्लानिंग, कोई प्रिपरेशन, कोई उनकी स्ट्रेटजी जो है वो नज़र नहीं आती। ये कोई बहुत बड़ा काम है, इसमें ताख़ीर जो हो रही है इतने सालों से, कोई रॉकेट साइंस है, हम क्यों नहीं कर पा रहे, वसाइल नहीं है। यकीनी तौर पर ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि एक मुकम्मल और पूरा अदारा इस काम के लिए मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ इंटेंशन की, हमारे पास विल की जो कमी है उसका कोई इलाज नहीं है। सही है। फिर इसी वजह से वो जब मतलूबा तादाद में वक्त पर किताबें नहीं आती हैं तो फिर बदउनवानी और बद इंतज़ामी के जो चर्चे हैं वो भी ज़बान ज़दे आम होते हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के मामले पर। हैदर अली साहब, हम इस पर मज़ीद बात करेंगे और मैं दोबारा ये सवाल मैंने आपसे एक ज़िमनी सवाल कर लिया था, हमारा मेन टॉपिक हम तालीम पर ही और नेशनल एजुकेशन पर फोकस करेंगे। माज़रत चाहता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे तो अपने पैनल से मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और तालीम के हवाले से हम बात कर रहे थे, ब्रेक पर जाने से पहले वहीं से अपना सिलसिला हम जोड़ते हैं। हैदर साहब, मुझे ये बताएं कि जब हम अपनी प्राइवेट स्कूल्स को देखते हैं, ख़ास तौर पर मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, तो हमारा जो तालीम का मयार है प्राइवेट स्कूल्स में, क्या आप उस तालीम के मयार को उस लेवल पर समझते हैं कि दुनिया भर में हम कम्पीट कर सकें? क्या वो तमाम तर चीज़ें हमारे बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं? साथ बिल्कुल आपने दुरुस्त समत की तरफ निशानदही की। बात मैं समझता हूँ कि नेशनल और इंटरनेशनल एजुकेशन की नहीं है, बल्कि बात होनी चाहिए क्वालिटी एजुकेशन कि मयारी तालीम है या नहीं है। जहाँ तक प्राइवेट स्कूल्स की आप बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर प्राइवेट स्कूल्स भी मुआशरे में इन सरकारी स्कूल्स के साथ साथ ही मौजूद हैं। सिंध में अगर हम बात करें तो 13,000 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स हैं और तकरीबन 40,000 के करीब जो है वो सरकारी स्कूल्स हैं। तो इस तरह एक स्कूल्स का जो बंच है, और स्कूल्स जो है वो पूरे मुआशरे के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, जैसे आसिम साहब ने भी कहा, यूनिवर्सिटीज़ के लिए नर्सरी है। यहीं से बच्चे जो है वो तैयार होते हैं, यहीं से पूरी कौम तैयार होती है। तो डेफिनेटली प्राइवेट स्कूल्स जो है बावजूद इसके कि वो अपने महदूद वसाइल में अपनी तरफ से बेहतर और बेहतरीन काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि प्राइवेट स्कूल्स जो है वो जो आज की मॉडर्न एज के जो बेंचमार्क्स हैं वो उनको अचीव कर रहे हैं। यकीनन प्राइवेट स्कूल्स में भी बहुत बेहतरी की गुंजाइश है, बेहतरी गुंजाइश है। तफरीक है, हमने प्राइवेट स्कूल्स का जब हम बात करते हैं तो प्राइवेट स्कूल में वो गली मोहल्ले का भी स्कूल है जो 3-4 कमरों पर बना लिया गया है, और वैसे स्कूल्स भी हमें दिखाई देते हैं कि जिनका बड़ा शोहरा होता है। तो इस तफरीक में क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है? डेफिनेटली एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सिस्टम, एक एनवायरनमेंट जो है वो एजुकेशन पर असरअंदाज होता है। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि उस्ताद
आखिरी दिमाग होता है और उस्ताद ही वो मेंटोर होता है, चाहे वो कच्ची छत के नीचे पढ़ाए या किसी आरसीसी एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट में पढ़ाए। टीचर का असल बड़ा मामला रोल जो है टीचर्स का है। टीचर्स पिलर्स हैं, टीचर्स जो है नेशन बिल्डर्स हैं। अगर हम तरबियत असातिज़ा पर फोकस करें, अगर वो छोटा स्कूल है हजम के एतबार से, रकबे के एतबार से, या वो कोई बड़े रकबे का स्कूल है, अगर उसका फोकस एजुकेशन है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस है और वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन चाह रहे हैं, तो ऐसे छोटे स्कूलों की यानी रकबे के एतबार से छोटे स्कूलों का आपको मैं बेशुमार ऐसे नताइज दिखा सकता हूँ या मिसाल दी जा सकती है कि जो न सिर्फ ये कि बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं बल्कि वो रिज़ल्ट भी उतना ही अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं। मिसालें कायम की उन्होंने। मिसालें कायम की हुई हैं। एक प्राइवेट स्कूल है और कराची का ही प्राइवेट स्कूल है और वो कोई इतने ज़्यादा बड़े रकबे का स्कूल नहीं है, लेकिन उनका मयार तालीम ऐसा है कि मैट्रिक बोर्ड में जहाँ 3-4 लाख बच्चा जो है वो अपीयर होता है, उनके बच्चे उनकी बच्चियाँ जो हैं वो वहाँ पोजीशंस लेती हैं। तो प्राइवेट स्कूल्स जो हैं रकबे के एतबार से, सिस्टम के एतबार से, वसाइल के एतबार से यकीनन एक इनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने में आती है कि कहीं कम वसाइल हैं, कहीं ज़्यादा वसाइल हैं, कोई सस्ते स्कूल हैं, कुछ दरमियाने स्कूल हैं, कुछ महंगे स्कूल हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्कूल की मैनेजमेंट और स्कूल के टीचर्स जो हैं उनका किरदार अहम बहुत होता अहम है। आसिम साहब, फैकल्टी कितना मैटर करती है? क्योंकि प्राइवेट स्कूल जैसे मैंने कहा कि एक छोटे इलाके में, गली मोहल्ले में भी है, एक बड़े पौश इलाके में बड़ा स्कूल भी है, फैकल्टी का कितना किरदार होता है? उसके साथ साथ मुझे ज़रा सिस्टम के हवाले से भी बताएं एजुकेशन के, क्योंकि मैंने अभी एक स्कूल के बारे में हम पढ़ रहे थे, वहाँ पर कराची का स्कूल है, वहाँ गालिबन मैट्रिक तक वो एग्ज़ाम नहीं लेते हैं, उनका थोड़ा सा तरीक़ेकार चेंज है। इन सारी चीज़ों का कितना अमल दखल होता है? असल में अगर फैकल्टी की बात करें तो जैसे इन्होंने भी कहा कि असल तो वही है फैकल्टी, राइट। और फैकल्टी में भी जो असल है वो टीचर्स ही। अगर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम भी हो लेकिन टीचर इन इट सेल्फ ओरिएंटेड है तो वो अपना काम सही कर देगा, राइट। मैनेजमेंट की सपोर्ट बहुत अच्छी बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की सपोर्ट और अच्छी बात होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही जैसे इन्होंने कहा, जैसे आपके पास ये कप है, इस कप में वैल्यू चाय की है, ऐसा ही है, कप की नहीं। कप उसको होल्ड करने के लिए, राइट। अब वो कप जैसा भी हो उसका काम होल्ड करना, राइट। असल आप लोगों से कहते हैं चाय पिला दें, आप ये नहीं कहते कप दे दें, कप बाय डिफ़ॉल्ट आता है, राइट। तो जो फैकल्टी की पोजीशन है वो यही है कि अगर आपके स्कूल में बिल्डिंग जैसी भी हो लेकिन अगर आपकी फैकल्टी स्ट्रांग है, पैशनेट है, देने वाली है, तो फिर आपका काम हो गया। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपकी मैनेजमेंट ओवरऑल कैसी है। फिर आता है कि आप जो करिकुलम यूज़ कर रहे हैं पूरा आपका वो कैसा है। तो अगर आप स्कूल के हवाले से पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि मेन चीज़ फैकल्टी है। अगर आप बच्चे की ओवरऑल एजुकेशन के बारे में आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा फिर मेन चीज़ पेरेंट्स हैं। अच्छा, इसलिए कि देखें बच्चा स्कूल में जब आता भी है तो 2.5-3 साल 4 साल के बाद आता है, ठीक है। जब आता भी है तो स्कूल में 6 घंटे रहता है, 24 में से 6 घंटे रहना, 8 घंटे सोने का टाइम लगा लें तो बाकी के 10 घंटे तो वालिदैन के पास ही है ना। वालिदैन की ही चॉइस होती है कौन से स्कूल में डालते हैं। स्कूल जितना भी काम कर ले, वालिदैन अगर घर जाके फिर वो टीवी दिखा रहे हैं और सब, अगर मियाँ बीवी की मेहनत जो है ना उससे पानी फिर जाता है। अगर स्कूल वीक भी है थोड़ा, लेकिन अगर वालिदैन बहुत अच्छे हैं तो आप देखेंगे वो बच्चे भी अच्छे चल रहे होते हैं। स्कूल में आई थिंक मेन सबसे ज़्यादा अहमियत फैकल्टी की है। ओवरऑल बच्चे की लाइफ के अंदर आई थिंक सबसे ज़्यादा अहमियत वालिदैन की है। सिंध की अगर हम बात करें तो सिंध में इस वक्त जो निसाब हमें पढ़ाया जा रहा है, स्कूल की लेवल पर भी, कॉलेज की लेवल पर भी, और आप मुझे यूनिवर्सिटी की लेवल पे भी बताएं, तीनों कैटेगरीज में मुतमईन है या क्या चीज़ आप देख रहे हैं जहां हम लैग कर रहे हैं वहां पर बेहतरी हो सकती है? असल में जो करिकुलम बना हुआ है ना, चाहे स्कूल का हो, स्कूल का तो अच्छा बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है। गवर्नमेंट लेवल जो डिज़ाइन है ना वो ठीक है। बेहतरी की तो हमेशा गुंजाइश होगी, उसमें नई AI वगैरह जो है उसकी हमेशा गुंजाइश ऐड किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल वो ठीक है। ठीक है। वो स्पेशल स्कूल्स में नहीं चलेगा जो टॉप पे जाना चाहें, लेकिन वो एक एवरेज पाकिस्तानी स्कूल्स में अगर निज़ाम सही होता है तो वो करिकुलम ठीक है। फिर आते हैं उसके बाद हम के यूनिवर्सिटी साइड का अगर आप करिकुलम देख लें, क्योंकि उसमें तफरीक बहुत है ना, मैट्रिक सिस्टम है, IB है, O लेवल्स है हमारे यहाँ। तो प्राइवेट स्कूल में ज़्यादातर जो अच्छे स्कूल्स हैं उनमें O लेवल हो रहा होता है। मैट्रिक के भी अच्छे स्कूल्स हैं जो अच्छा रिजल्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगेन एक डिफ्रेंसिएशन आपको बहुत वाज़ेह नज़र आ जाती है।
फिर जो क्लास है वो भी ज़रा चेंज हो जाती है, राइट। अब यूनिवर्सिटी के अंदर चूँकि मेरा तजुर्बा भी सिर्फ 2.5-3 साल का ही है, तो मैं उस पर कोई बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। और लेकिन ये बात वाज़ेह है, इतने अरसे में नज़र ये बहुत क्लियरली आ गया कि यूनिवर्सिटी का करिकुलम इतना स्ट्रांग नहीं है। इतना स्ट्रांग नहीं है। अच्छा, मैंने ये जो बात की ना, तो मैंने इसलिए की कि हम ये सुनते आए कि जनाब हम 6th क्लास में आ गए थे तो हमें ये पढ़ाया जा रहा था कि एबेकस है, ये CPU है, इसका एब्रीवेशन ये है, तो हम थोड़ा सा पीछे चल रहे होते हैं। या मैट्रिक में आ जाते हैं तो वहाँ पर बड़ी इनिशियल चीज़ें पढ़ाई जा रही होती हैं। तो अभी भी प्राइवेट स्कूल में हैदर साहब ऐसा ही मामला है कि बहुत अच्छी बड़ी क्लासों तक पहुँचने के बाद भी बड़ी नीचे की चीज़ें हमें पढ़ाई जा रही होती हैं? साद अब शायद ऐसा नहीं है। अब नहीं है। जैसे आसिम साहब ने भी फरमाया कि पिछले 5-7 साल में सिंध गवर्नमेंट के करिकुलम विंग ने बहुत काम किया है और किताबें जो हैं स्कूल की सतह पर बहुत अच्छा रिवाइज़ हुई हैं, बल्कि इंटरमीडिएट लेवल तक भी अब बहुत सारी किताबें जो हैं वो रिवाइज़ हो चुकी हैं या कुछ रिवीजन के आखिरी स्टेज पर हैं। तो प्राइवेट स्कूल्स तो वैसे भी उनमें ये फ्रीडम था कि वो किसी भी अच्छी से अच्छी किताब को ऑप्ट कर सकते थे। तो हमारे पास ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि हम जो है वो यानी बच्चे की एज या उसकी क्लास के मैचिंग में न पढ़ा रहे हों, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, बल्कि एडवांस्ड होता है मामला। और हमारे बच्चे जब क्लास 9th और 10th में आके अगर वो मैट्रिक बोर्ड जो है वो ऑप्ट करते हैं तो उनको वो बहुत कदरे आसान लगता है, वो तो उससे पहले सब कुछ पढ़कर आ चुके होते हैं। अच्छा, अगर इसका वाइस वर्सा कर लें, एक तबका ये भी कहता है कि भाई छोटी छोटी क्लासों को इतना कुछ पढ़ा रहे हैं, ये तो हमने मैट्रिक में भी नहीं पढ़ा था जो हमारा बच्चा 3री और 4थी में पढ़ रहा है। उस मामले में क्या कहेंगे? पर देखिए, उन दोस्तों को ये समझना चाहिए कि दुनिया में अल्लाह ताला ने इवोल्यूशन थ्योरी रखी है, इर्तिका है, तरक्की है। हर बच्चा जो है वो अपने दौर के हिसाब से ज़हीन होता है, ठीक है। तो हर बच्चे में 2 तरह की जहानतें होती हैं, एक उसकी जो जेनेटिकल इंटेलिजेंस होती है और एक उसकी असली जहानत होती है जिस दौर में वो बच्चा पैदा हुआ है। बिल्कुल इसको इस तरह से समझें जैसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अपने बच्चों पर तुम फ़ख्र महसूस किया करो, क्योंकि वो आज बच्चे पैदा हुए 20 साल के बाद के शहरी के लिए। तो 20 साल के बाद की जो जहानत है वो आज हमारे बच्चों में मौजूद है। इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए कि हम छोटे बच्चों को जो है शायद मतलब कोई ज़्यादा आप इसके हक में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि बच्चों को ये जो एक र्यूमर चल रहा है कि जनाब बड़ा बर्डन डाल दिया, वो बेसिकली बर्डन ऐसा नहीं है। हाँ। तो दुनिया कितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है। हाँ। पहले सदियों में फ़र्क आता था, फिर दहाइयों में फ़र्क आने लगा। हाँ। अब तो ये सालों की बात हो गई है कि हर 2 साल के बाद चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा तब्दील हो रही हैं। हाँ। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो बच्चे आज हैं इस कदर ज़हीन है, अगले 20 सालों के लिए हमने उनको तैयार करना है। और दुनिया कितनी तेज़ी से बदल रही है और तरक्की कर रही है, तो हमें भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा साथ ही चलना है, साथ चलना पर एज एजुकेशनिस्ट आसिम साहब, आप मुझे ये बताएं कि क्या आप इस बात को दुरुस्त समझते हैं कि बच्चे की छोटी उम्र, छोटी क्लास में उसे कुछ ज़्यादा तालीम दी जाए जो फ़िलहाल हम बातें सुनते आ रहे हैं? क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब वेस्टर्न कंट्रीज़ में कुछ दोस्तों से बात होती है, वो ये कहते हैं कि यार जो प्री स्कूल या छोटी क्लासों के बच्चे होते हैं उन पर इतना बर्डन नहीं होता, उनको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ और दीगर स्किल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा होता है। हम इस पर बात करते हैं, ये मुझे यकीन है कि आप इस पर बड़ा तफसीली जवाब देंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आते हैं तो इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात कर रहे थे और मैंने ब्रेक से पहले एक सवाल जो है वो अपने पैनल की तरफ रखा था। आसिम साहब, क्या समझते हैं ये जो 2 राय हमारे माशरे में पाई जाती हैं, एक तबका कहता है कि बच्चे को बर्डनाइज कर दिया, एक तबका कहता है कि भाई अगर बर्डन नहीं डालेंगे तो ज़माने के साथ तो मुकाबला कैसे करेगा? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये 2 अप्रोचेज़ हैं। अच्छा। और अप्रोच में ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि बच्चा कितना लोड ले सकता है। हाँ। इसकी कैपेसिटी कितनी है, किस एज में क्या कैपेसिटी है। ठीक है। अच्छा, चूँकि रिसर्च का मिजाज नहीं है,
तो कभी इस पर टेस्टिंग्स नहीं होती। रिसर्च का बड़ा सदियों मसला पे है। बेस्ड टेस्टिंग हो कि भाई किस एज का बच्चा ताकि कोई रिजल्ट्स, कोई कंक्लूजन्स निकल कर सामने आए। लोड ले सकता है किस एज में, तो इस पे कोई रिसर्च नहीं है। नहीं हुई। तो ये चीज़ें आप अंदाजे से ही कर रहे होते हैं कि भाई कौन अच्छा। अब इस पर भी बड़ा डिपेंडेंट है कि बच्चा किस बैकग्राउंड से आया है। अगर तो हेल्दी बच्चा अच्छा है, पीछे लाइफस्टाइल अच्छा है और बच्चा स्मार्ट है, वालदेन स्मार्ट है बहुत ज़्यादा, बच्चे को जो एनवायरनमेंट मिल रहा है वो बहुत स्मार्ट है। हैदर साहब वाली बात कि जेनेटिकली जो उसके अंदर जहानत है वो मुंतकिल हुई होगी। से हट के भी एक बच्चे को एक्सपोजर बहुत मिल रहा है, उसके वालिदैन बहुत एजुकेटेड हैं, वो जब घर में बात भी कर रहे हैं तो एजुकेशन, यानी दुनिया की बात हो रही है घर के अंदर, घर में न्यूज़पेपर आता है और घर में इंसाइक्लोपीडिया पढ़े हुए, यू नो ऑल दोस काइंड, तो बच्चा बाय डिफॉल्ट बहुत ज़्यादा ले सकता है क्योंकि उसकी अपनी सराउंडिंग बहुत ज़बरदस्त है। दूसरी तरफ जहाँ पे वालिदैन के पास टाइम नहीं है, सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं या टाइम नहीं देते, पेरेंटिंग नहीं आती, उनके बच्चे को वही चीज़ बहुत भारी लग रही होगी क्योंकि उनको लग रहा है कि अब ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया। तो उनकी जब आँख खुलती है 3-4 साल बाद कहीं जाके कि बच्चा फेल हो रहा है, कहते हैं ये क्या हो रहा है, भाई आप इतने साल तक सो रहे थे। तो लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारा जो अभी यानी जैसे उन्होंने कहा ना कि मसला किताबों का है। अच्छा, अब हमारी या तो कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन हो या कंटेंट बेस्ड हो, ठीक है। अब उसमें हमारे पास बहुत सारे स्कूलों का, प्राइवेट स्कूल्स में आई वुड से ये एक हमारा नेगेटिव साइड है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर स्कूलों का कंटेंट बेस्ड बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है। किताबें बढ़ गई हैं, अब किताबें बढ़ गई हैं, तो उसमें होता क्या कि पेरेंट्स खुश हो रहे होते हैं कि यार लिखाई बहुत ज़्यादा हो गई है, रीडिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट बेस्ड स्कूल्स होते हैं कहते हैं नहीं भाई इसकी ज़रूरत नहीं है, बच्चे का मिजाज बनाओ, कॉन्सेप्ट बनाओ, तरीका सिखाओ, उसके बाद जब बिल्डिंग खड़ी करेगा ना तो बहुत तेज़ी से खड़ी कर लेगा, तेज़ी से खड़ी करेगा। होता यह है कि इंटरनेशनल लेवल या लोकल लेवल पे ग्रेड 4 इज़ काइंड ऑफ अ बेंच मार्क जहाँ पे बच्चे को कहा जाए कि एजुकेटेड है, विच विल मीन कि वो लिख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, लैंग्वेज उसको आ चुकी है और वो कॉमन सेंस इतना है कि अब आप उसको कोई किताब में कुछ दे तो वो कर सकते, लिख पढ़ सकता है। दैट्स द बेंचमार्क। लिख पढ़ना तो खैर पहले सीख लेते, लेकिन जिसको आप कहते हैं कि यार कोई आर्टिकल उठाया पढ़ लिया, कुछ किसी को लिखना है लेटर तो लिख दिया, राइट, कोई टॉक सुनी है तो समझ में आ गई, राइट। अब उसमें शऊर की उस सतह पर वो आ जाता है और एजुकेशन की उस सतह पे आ जाता है। दैट्स द बेंचमार्क। ग्रेड 4 एक्चुअली इज द बेंचमार्क के आप वहाँ पे करते हैं। तो फ्रॉम दैट एंगल अगर मेरी चूँकि रिसर्च सारी के सारी है कि पहले नबी सल्लल्लाहु से लेके पहले 700 साल तक एजुकेशन मॉडल किया था, मेरी सारी रिसर्च उसके ऊपर। अच्छा, तो वहाँ तो लेवल और बहुत हाई था, ये तो कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं आज सुबह ही एक्चुअली एक जगह टॉक दे रहा था, मैं वहाँ बता रहा था कि 150 साल पुराना एक टेस्ट पेपर हाथ लगा, उसका अगर आप लेवल देख लेना, अब मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 6ठी जमात का था समथिंग, तो आप कहेंगे ये तो कॉलेज के बच्चे का। अच्छा, ये तो हम मतलब अगर माजी करीब की बात करें तो हम अपने बड़ों से भी सुनते आ रहे हैं कि जनाब हमने मैट्रिक जब फलाने शहर से किया इंडिया में तो उसमें तो एजुकेशन लेवल इतना हाई था, और उनके मैट्रिक और इंटर भी आज जब हम देखते हैं तो वो बड़ा उनके साथ ही खड़े होते हैं। तो लेवल की अगर आप बात करेंगे तो लेवल लो है, लेवल लो है, किताबें ज़्यादा है, कंटेंट बढ़ा दिया गया, कंटेंट ज़्यादा है। अच्छा, जो लेवल है वो लो है। कितनी किताबें हैदर साहब होनी चाहिए अगर एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा है? आप क्या समझते हैं बेसिक किताबें कितनी उसके बैग में होनी चाहिए? तो रिसर्च ये कहती है कि बच्चे के वज़न के हिसाब से उसका 10वां हिस्सा जो है वो बैग का वज़न वो कैरी कर सकता है, होना चाहिए, अच्छा। उठाना चाहिए। तो उसके साथ कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम ये तो नहीं कह सकते एग्जैक्टली कि मुस्तक़लन जो है वो किसी बच्चे के बस्ते में बैग में इतनी नंबर ऑफ़ बुक्स होनी चाहिए, लेकिन जितनी नंबर ऑफ़ बुक्स भी हों वो रीज़नेबल हों, रैशनल हों और वो अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल हों, ठीक है ना। और ये नहीं कि रोज़ सारी किताबें आ रही हैं। एक्स जैसे कि आसिम साहब ने भी कहा कि कॉपीज़ की भरमार ना हो। किताबों का वज़न शायद कम होता है लेकिन कॉपीज़ का वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और अगर ये गलती करते हैं स्कूल मैनेजमेंट कि एक एक मज़मून के लिए 2-2, 3-3 कॉपीज़ बनवा दी जाती हैं, तो उससे भी ये जो प्राइमरी क्लासेस के बच्चे हैं ख़ास तौर से उनका जो बैग का वज़न है वो बढ़ जाता है।
तो मैं समझता हूँ कि इसमें तवाज़ुन की ज़रूरत है, इसमें टाइम टेबल को देखे जाने की ज़रूरत है, और इसमें जो बच्चे का अपना वज़न है उसके हिसाब से जो रिसर्च ने कहा कि उसका 10वां हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा बस्ते का वज़न हो सकता है, उसको देखने की ज़रूरत होता तो शायद उसका निस्फ हिस्सा है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जी जी, मैंने आपको शुरू में कहा था ना, इंटरनेशनल और नेशनल के अंदर एक जो फ़र्क है वो ये कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग है एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी वीक है। तो असल में नंबर ऑफ बुक्स वहाँ भी होती है लेकिन एक्चुअली घर नहीं जाते। हाँ जी बिल्कुल। तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में ये है कि भाई जो आपकी किताबें हैं स्कूल में, क्योंकि आपका मेजर टाइम पढ़ने का स्कूल में था, घर में सिर्फ रिवाइज करने का टाइम है, आधा घंटा पौना घंटा, बहुत बड़ी क्लास हो गई 1 घंटा, तो आपने बैग उठाना नहीं है। आपके हाथ में कुछ किताबें होनी चाहिए या एक छोटा सा वो होना चाहिए जो कि आपका घर जा रहा हो साथ में। आज जो बुक रीडिंग करनी थी या जो 2 होमवर्क करने थे वो आपके साथ जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे यहाँ स्कूल जो है वो पढ़ने का मरकज़ बना हुआ है, जबकि दर हकीकत स्कूल जो है वो सीखने की जगह है। सीखने की जगह है, सही ये पढ़ने की जगह नहीं है, ये सीखने की जगह है। तो जैसे आसिम साहब ने कहा कि अगर हम कॉन्सेप्ट्स पर फोकस कर लें और बच्चों को बजाय लिखाई पढ़ाई में बहुत ज़्यादा उनको दिखाने के मामलात से अगर हम गुरेज करें और कॉन्सेप्ट सिखाने के मामलात पे गौर करें, तो मेरा ख़्याल है कि हमारी समत का मसला है, हमारी डायरेक्शन का मामला है कि हमारी जो है वो डायरेक्शन ठीक हो जाए तो एजुकेशन के मामला बहुत हद तक बेहतर होंगे। सर सीखने की आपने बात की तो सिर्फ अलिफ बे ते ABC 1 2 3 सीखना होता है या हाउ टू बिहेव और कैसे आपने एक अच्छा इंसान बनना है ये भी बच्चे को सीखना होता है स्कूल में, और उसके लिए क्या हो रहा है स्कूल्स के अंदर फ़िलहाल में बात? देखें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये तो बहुत डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी की बहुत मशहूर सेइंग है कि हम बच्चों को पहले ट्रेन करते हैं, फिर ग्रूम करते हैं और फिर टीच करते हैं। तो ये जो 3 R's की बात है कि रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक जिसकी आपने बात की, यकीनन अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। अब उसमें 3 A's आ गए हैं। अच्छा। एज है, एबिलिटी है, एप्टीट्यूड है उसका। अच्छा। तो बच्चे का जो रुझान है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आ गई है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जहानतें हैं। ये जो लिखने पढ़ने की जहानत है ये एक जहानत की किस्म है, बाकी 8 किस्म की जहानतें और भी हैं जो बच्चों में पाई जाती हैं। इसीलिए अब हम ये समझाते हैं टीचर्स को कि अगर एक सवाल है तो उसका यकसा जवाब 20 बच्चों की तरफ से नहीं आना चाहिए, बल्कि हर बच्चे को अपनी जहानत के हिसाब से उस सवाल का जवाब देना चाहिए। अच्छा। अगर 1 क्वेश्चन हो तो 20 आंसर्स उसके आने चाहिए, तब हर वो बच्चे की उस्ताद जहानत है। अलग है ना ये कि 20 स्टूडेंट्स हैं और 1 आंसर और 1 क्वेश्चन, चॉक एंड टॉक। तो अगर इस पैटर्न को हम थोड़ा सा चेंज कर दें और असतुज़ा की तरबियत कर दें तो मैं समझता हूँ कि ये मामलात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा मुख्तसर मुझे ये बताइएगा, हम थोड़ा सा अपने सेगमेंट के अख्ताम की तरफ जा रहे हैं कि अगर आपसे मैं स्कूल्स के हवाले से बात करूँगा, स्कूल के लेवल पर कौन सी ऐसी बात है जो आप चाहेंगे कि इस वक्त वो मैसेज डिलीवर कर दिया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए हो या पेरेंट्स के लिए हो या बच्चों के लिए हो, मज़ीद और क्या आप इसमें बेहतर कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स, स्कूल और बच्चा, ये ट्राइका जो है ये बहुत खूबसूरत ट्राइका है। पेरेंटिंग जो है, जैसे आसिम साहब ने भी जिक्र किया, उसको बहुत ज़्यादा अब सीखने की शऊरी तौर से करने की ज़रूरत है। सही है। हम मदर फादर के तौर पर और पुरानी नस्लों का हवाला देकर अब पेरेंटिंग नहीं कर सकते, इसलिए कि दुनिया तब्दील हो चुकी है। तो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को अलर्ट और स्मार्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है ना। उनको क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करने की ज़रूरत है, जिसकी कुछ कमी दिखाई देती है, जी गैप है। और इसी तरीके से असातिज़ा की बात की जाए तो उन्हें सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट पर जो है वो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो उन्हें पूरी कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन को यानी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर अथॉरिटीज़ की बात की जाए, अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार की बात की जाए, तो उनको चाहिए कि वो किसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो है वो इस पर तवज्जो दें। कोई ऐसी एक पॉलिसी नेशनल लेवल पर बनाई जाए। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स आपने हमसे शेयर किए। आसिम साहब, आप बतौर मौलम, बतौर एजुकेशनिस्ट, एजुकेशन सिस्टम में अपना क्या इनपुट देना चाहते हैं, क्या एडवाइस है फिल वक्त आपकी इस एजुकेशन सिस्टम के हवाले से?
अब मैं अगेन ये कहूँगा कि हमारे पास रिसर्च बिल्कुल नहीं है। रिसर्च के ऊपर आप फोकस करें? बिल्कुल नहीं है। तो हमें पता ही नहीं कि एक्चुअली पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। एक तो ये मैं कहूँगा कि स्कूलिंग लेवल पे इसको इंट्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है। सेकंड मैं कहूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पेरेंट्स। ठीक। पेरेंटिंग के कोर्सेज, पेरेंटिंग क्या होगी आज, कैसे करना है, आई थिंक दैट्स सेकंड। थर्ड आई वुड से टीचर्स ट्रेनिंग। ठीक है, रिसर्च होनी चाहिए, अच्छी पेरेंटिंग होनी चाहिए और फिर टीचर्स। रिसर्च नहीं हो रही ना तो हमें पता ही नहीं कि कोई स्टैट सामने नहीं है, रिजल्ट्स नहीं है, क्या हो सकती है, हमें उस दुनिया का नहीं पता, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आसिम इस्माइल साहब, हैदर अली साहब, आप लोगों के कीमती वक्त का बहुत मुफीद गुफ्तगू हुई। और इस सेगमेंट से हम इजाज़त लेंगे, एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे नए सेगमेंट नए मेहमानों के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। और हमने आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की और आपको पता है हमारे शो के मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं और आखिरी सेगमेंट आज हमारा है बड़ा ज़बरदस्त सा सेगमेंट। बात करेंगे हम बदलते मौसम के साथ बदलते पहनावों की, बदलते मलबूसात की। जब मौसम तब्दील होता है, रुत तब्दील होती है तो कपड़े भी तब्दील करना पड़ते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि सर्दियों का मौसम आता है तो लोग गर्म कपड़ों की तरफ भागते हैं और गर्मियों का मौसम आता है तो उसके हिसाब से। मगर आपने फ़ैशन को मलहूज़ खातिर रखना होता है। सिर्फ गर्म कपड़े या हल्के कपड़े नहीं देखने होते हैं, आपने ये भी देखना होता है कि आप जैसे उसे कैरी कर रहे हैं वो आप पर कितना सूट कर रहा है। और फ़ैशन की जब बात करते हैं तो फ़ैशन पर बात करने के लिए हमारा पैनल, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है वो जब्बार साहिबा, सदफ जब्बार साहिबा मौजूद हैं, उमैरा जब्बार साहिबा मौजूद हैं और मैं इनसे बात करूंगा। बड़ा खूबसूरत से कपड़े आपने यहाँ पर रखती है और एक तरफ ये कुछ वेडिंग के हवाले से भी मुझे दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ हैंगर में बहुत सारे कपड़े हैं कलरफुल। क्या फ़ैशन को मौसम के साथ चेंज करना ज़रूरी होता है अगर हमने स्टाइलिश दिखना है, वेल ड्रेस दिखना है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे आपने कहा कि मौसम, बिल्कुल ऐसा ही है कि मौसम के हिसाब से सिर्फ एक कपड़ा आपने चेंज नहीं करना। यानी एक तो गर्मी है तो ऑब्वियसली कि आपने लॉन्ग ड्रेस लेना है। जब विंटर आता है तो आपने जो है मोटा कपड़ा लेना है कि आप सर्दी से बच सकें। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है कि हम जब फैशन से अगर हम नहीं रिलेट करेंगे तो हम फिर माशरे में चल नहीं सकते। कैसे चलेंगे? बिल्कुल। और ख़ास तौर पर जैसे आप हैं और जो सोशल इन है तो उसको तो लाजमी जो है अपनी कलेक्शन का ख्याल रखना पड़ता है कि वो आज क्या वेयर कर रहा है, नेक्स्ट डे क्या करेगा, किस तरह का स्टाइल होगा, क्योंकि लोगों की नज़रें होती हैं जो उसे देख रही होती हैं। आप नॉर्मली तो हम देखें, नॉर्मल घरों में देखा जाए तो ख़वातीन बस ये करती हैं कि चलो विंटर स्टफ़ है तो एक लीलन का या खद्दर का। कराची में वैसे इतनी सर्दी होती नहीं है, बहुत कम होती है। लास्ट ईयर हुई थी तो कराची में ज़्यादातर कैमरिक और लीलन, इससे ज़्यादा फैब्रिक हम मोटा यहाँ पर वेयर कर नहीं सकते, ज़्यादा गर्म नहीं कर सकते। बाकी हमारा पूरा पाकिस्तान, पंजाब साइड, वहाँ तो अभी से स्टार्ट है कि उन्हें चाहिए, उनकी डिमांड है। तो फैशन को जो है वो मलूज़ खातिर रखना पड़ता है। अच्छा उमैरा साहब, मुझे ये बताएं कि अब जैसे ये कपड़े जो इस वक्त हम देख रहे हैं, कुछ इसके हवाले से डिटेल्स बताएं कि कौन से कलर का जो सूट है वो हमारी पर्सनालिटी के साथ जा रहा होता है। जब हम अपने जो है वो कॉम्प्लेक्शन की बात कर रहे होते हैं तो हमें कैसे कपड़े वेयर करने चाहिए, थोड़ा उस हवाले से भी हमें बताएं। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आती है कि हमारा कॉन्सेप्ट यही बना हुआ है कि अगर कलर फेयर है तो डार्क शेड हमें ज़्यादा वेयर करने चाहिए, वो बहुत अच्छे है। जी, लेकिन ऐसा नहीं है, आप लाइट कलर भी वेयर करें तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, बल्कि लाइट में आप ज़्यादा। अच्छा, डार्क कलर और सॉलिड यानी प्लेन ड्रेसेस जो होते हैं उसमें आप सिंपल जाइए तो आप बहुत खूबसूरत लगेंगे। प्रिंटेड के बनिस्बत आप जो है सॉलिड में ज़्यादा अच्छी आपकी जो है लुक आती है। और अगर बात करें आप, जैसे आपने कहा कि अभी फैब्रिक चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, फिर उसमें प्रिंट जो आ जाते हैं, प्रिंट का होता ये है कि दिन में अगर आप देखा जाए तो प्रिंटेड ख़वातीन ज़्यादा लेना पसंद करती हैं क्योंकि वो दिन के हिसाब से अच्छा लगता है। लेकिन अगर रात का कोई इवेंट है तो उसमें सॉलिड अगर आप वेयर करते हैं तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अच्छा, एक दौर ऐसा चला था कि जब एम्ब्रॉयडरी का बड़ा रुझान था और लोग सादी चीज़ों को, प्लेन चीज़ों को, सॉलिड को पसंद नहीं करते थे। आजकल ख़वातीन में ज़्यादा रुझान किस चीज़ का है? और अगर हम जेंट्स की तरफ जाते हैं वहाँ कौन सा रुझान दिखाई देता है?
अच्छा, एम्ब्रॉयडरी देखें अभी भी इन है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक तो महंगाई, कॉस्ट बढ़ जाती है कपड़े की। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है कि एम्ब्रॉयडरी का चीज़ अगर एक ड्रेस आपने ले लिया, वो पहन लिया, तो वो एक जो है पिक्चर जहन में आ जाती है। हाँ, वो नेक्स्ट ठीक टाइम है। जो है ख़वातीन पहनना वो पसंद नहीं याद रह करती। जाता है। बिल्कुल। हाँ। वो आप निकालेंगे भी ना सेकंड टाइम पहनने के लिए, आपको खुद को याद होगा, यार वहाँ तो वो भी आ रही है, वो भी थी, उसने भी देखा था, अब क्या करूँ। अच्छा, अब इस वक्त जितने भी मैं ब्रांड्स देख रहा हूँ, उन सब के जो ख़वातीन के ड्रेसेस हैं वो बड़े सादे होते हैं। कुछ सालों से पहले अगर मैं मुकाबला करूं तो अब बड़े सादे से मुझे कपड़े दिखाई देते हैं। जेंट्स में भी अच्छे बड़े ब्रांड्स वो आपको बड़े डिसेंट से कपड़े ऑफ़र कर रहे होते हैं। डिसेंट से कपड़े ऑफ़र करने का मकसद ये होता है कि पहले जो होता था वो कॉन्सेप्ट ये था, भरे हुए कपड़े बहुत ज़्यादा भरे हुए कपड़े काम अच्छा, हो उसके ये चीज़ ऊपर। होती है, हाँ। लेकिन वो थोड़ा सा हमारा इंटीरियर साइड की जो होता है, या फिर जिन घरों में शादियां चल रही होती हैं, तो वही होता है कि वो ब्राइड की सिस्टर हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा हैवी ड्रेस ले लिया। लेकिन अब ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो लाइट ड्रेसेस की तरफ आ रही है, और लाइट ड्रेसेस में होता ये है कि ज़्यादा काम नहीं है, सिंपल है, तो आपको भी कैरी करने में इजी भी रहता है। अच्छा, चल कंफर्टेबल रहते हैं आप। अच्छा, अब ये बताएं कि अब सर्दियां आ गई हैं, बस समझे आने ही चाहती हैं। जी जी। तो अब इसमें ख़वातीन अगर उनके घर में शादी है तो वो सर्दियों को देखते हुए, उस ओकेजन को देखते हुए किस फैब्रिक की तरफ, किन कपड़ों की तरफ जाएं, ज़रा उनको कुछ एडवाइस कर दो और ज़रा मर्दों का भी बताएं। अच्छा, ख़वातीन की जो आपने बात की कि सर्दियाँ आ रही हैं तो वो क्या करेंगी तो ये तो आपने सुना ही होगा कि सर्दियाँ कितनी भी आ जाए, ख़वातीन के लिए नहीं होती है। ख़वातीन के उनके लिए बाद फैशन प्रायोरिटी होता है। बस वो पहले फैशन होता है, 2 दिन बाद वो बस ठीक है भाई, सर्दी लग गई और तबीयत उनकी जो है वो अपसेट हो गई है। अच्छा, तो होता ये ख़वातीन नहीं देखती कि हमें जो है बहुत ज़्यादा नहीं, हम चाहते हैं इस दफ़ा ख़वातीन वो भी देखें, बीमार ना पड़े। मगर मसला ये आ जाता है कि ख़वातीन उस चीज़ को देखती नहीं, वो देखती फैशन क्या है, हाँ। मैं पहन के क्या अच्छी, क्योंकि होता ये है कि ख़वातीन जो है ना वो ये भी सोच रही होती है कि अगर मैंने कोई सर्दी का यानी विंटर मोटा स्टफ़ वेयर कर लिया तो मैं और ज़्यादा जो है वो मोटी नज़र आऊँगी। ये बहुत ज़्यादा ख़वातीन सोचती हैं, तो और होता भी ऐसा ही है। तो वो चाहती हैं कि हम विंटर स्टफ़ की तरफ नहीं जाएं। बहुत कम मैंने देखा है कि विंटर स्टफ़ की तरफ कोई आएंगी वेडिंग सीजन में। ये जो कपड़े आप लेकर आई हैं इतने कलरफुल से, इतने ज़बरदस्त से, ज़रा मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कौन सा ड्रेस क्या है और क्या अभी ये विंटर में भी चलेगा, नहीं चलेगा? अच्छा, देखिए, अच्छा, ये ब्लैक ज़बरदस्त, मैं ड्रेसेस लाई ही ऐसे हूँ कि जो हमारे कराची में जो है इजीली वेयर करेंगे। कैमरिक कॉटन आप पूरा साल वेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। तो ये सिंपल है, इजीली आपका एक छोटा सा इवेंट है, कुछ भी है तो उसमें भी आप पहन सकते हैं। आपने किसी दिन की किसी पार्टी में जाना है तब भी आप इसको वेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। इसमें कोई ऐसा सीजन का इफेक्ट आता नहीं है, नहीं आता है। ठीक है, ज़्यादातर। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कि लीलन, हमारे यहाँ लीलन जो है वो भी क्वालिटीज़ उसमें आती हैं। कराची में हमारे पास अगर आप देखा जाए तो एक स्टोन लीलन कपड़ा होता है जो कि वो भी पूरा साल वेयर किया जाता है। ठीक है। ख़वातीन में, ठीक है। ये जो लीलन होती है ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि कराची की सर्दी इसमें इजीली आप कवर कर सकते हैं क्योंकि शॉल वगैरह होती ही है लास्ट। ठीक है। इससे ज़्यादा मोटा कपड़ा हम अच्छा, ये कराची पार्टी वेयर के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे? नहीं, नॉर्मली नॉर्मली। जी अच्छा, बिल्कुल। अच्छा। तो उस तरह से आप इसको ले सकते हैं। प्रिंटेड ऑफिस गोइंग है जो भी ख़वातीन वो ले सकती हैं, डेली रूटीन में। डेली रूटीन में ले सकती हैं। इसमें मैं आज ऐसा कुछ नहीं लाई हूँ कि जिसको आप देखें कि यानी विंटर स्टफ में ना लीलन में, कि जिसको आप सोचें कि हम वेडिंग के, क्योंकि वेडिंग में होता ही नहीं है ऐसा कुछ। ऐसा ही है, ठीक है। वहाँ तो ये फैशन प्रायोरिटी है जी। अच्छा, मुझे जो है इसके वेडिंग के अगर आप पूछ रहे हैं तो देखें, एक ये ड्रेस है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, माइयों का। हाँ, अब माइयों का इसमें ड्रेस। होता ये है कि वही चीज़ आ जाती है कि हम कुछ भी हो, ख़वातीन जो है वो विंटर में ये देख रहे होते हैं कि सूट क्या करेगा। जी बिल्कुल, सूट क्या करेगा। ज़्यादा है आपने एक शॉल ले ली और बस वो शॉल होती है हाथ में और कुछ नहीं, वो पहनी कोई नहीं जाती, वो बाद में पहनी जाती है जब इवेंट क्लोज हो जाता है, खाना खा रहे होते हैं तब। क्योंकि सारा जो उसका डिज़ाइन है, जो उसकी खूबसूरती है, वो तो छुप जानी है फिर। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी हमारा वेडिंग सीजन चल रहा है तो उसमें हमारी एक क्लाइंट थी जिन्होंने ये ड्रेस बनवाया। अच्छा। तो अच्छा, वो थोड़ा इंटीरियर साइड की, तो हमें वो टचेस में देना था। हमने इलाके का भी जो है वो टच देना होता है, ज़रा देखना होता है कि कस्टमर की डिमांड क्या है। कस्टमर की डिमांड की, क्योंकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हमारे सारे ही कल्चर हैं, सिंधी, पंजाबी, बलोची, और हमारा कराची में जो है
तमाम तर लोग जो है उनकी अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं। अच्छा, एक ये जो पीछे वाला ड्रेस है वो बड़ा मुझे कलरफुल सा लग रहा है, जिस पे कुछ प्रिंट हुआ हुआ है, फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं। अच्छा, ये जो थोड़ा सा यहाँ से निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, ये भी प्रिंटेड है और ये इस तरह से पॉकेट्स दी हुई हैं। पॉकेट्स दी हुई हैं। यंगस्टर्स जो है, लड़कियां, वो फॉरन जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रही हैं उसके लिए बिल्कुल इजीली वो लोग लेती हैं, क्योंकि होता ये है कि सुबह जब हम निकलते हैं घर से तो सुबह में थोड़ी सी ठंड होती है, तो वो यूनिवर्सिटी कॉलेज की जो यूनिवर्सिटी के ख़ास तौर पे, तो वो जो है वो फ़ौरन पिक करती हैं कि हमें ये चाहिए। वापसी पर होता है कि इतनी कोई सर्दी होती नहीं है, रात में होती है, तो कराची का तो मौसम आपको पता ही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमने बड़े ज़बरदस्त से ये सारे जो है वो ड्रेसेस देखे हैं, वेडिंग का ड्रेस भी है और डेली रूटीन के भी है, पार्टी वेयर भी आप लेकर आई हैं। रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे हैं इन सर्दियों में, या इस दफ़ा जो है वो कुछ बजट बढ़ाना पड़ेगा ख़वातीन को भी और जेंट्स को भी? बिल्कुल ऐसा ही है। बजट तो देखें आपके सामने ही है, धागे पे रेट बढ़ते हैं तो वो फैब्रिक पर जो है महंगाई का असर यहाँ भी आया। चले, अगर आपने खूबसूरत दिखना है, अच्छा दिखना है, वेल ड्रेस दिखना है, तो आपने जो है वो मौसम के साथ साथ और बदलती रुत के साथ साथ अपने अटायर को, अपने आउटफिट को चेक करना है और चेक करते रहना है। बहुत शुक्रिया हुमैरा जब्बार साहिबा, आपने बहुत खूबसूरत कपड़े और बड़ा ज़बरदस्त हमें फ़ैशन के हवाले से बताया। आज के सेगमेंट का इख्तिताम यहीं करते हैं और आज के शो का इख्तिताम भी यहीं करते हैं। एक नए सेगमेंट, नए शो, नए दिन के साथ, कुछ नए लोगों के साथ आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।